आज आप लोगों का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। देखिए, वैसे एरिया के हिसाब से बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया आफ्टर एशिया, और कंट्रीज के हिसाब से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीज आपको इसी कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया एक बार लिख लीजिए, 30370000। 30370000 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ग्रुप ऑफ 54 कंट्रीज आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगी, और रिसेंटली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आप लोगों ने G20 में G20 में ऐड कर लिया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का G20 का मेंबर है, तो अभी जो सितंबर में जो G20 समिट इंडिया में हुई थी, उसी समिट में वी प्लेज्ड फॉर अफ्रीकन काउंसिल। अफ्रीकन काउंसिल में सारे अफ्रीकन मेंबर्स हैं, लाइक कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज। तो पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो 1.34 बिलियन के आसपास टोटल पॉपुलेशन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। अब बात कर लेते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पॉइंट, 1.34 बिलियन। 1.34 बिलियन इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, यहां पर ना आप लोगों को एक लेक दिख रही होगी, ये तांजानिया, केनिया और युगांडा के सेंटर में दिख रही है। ये बीच में जो लेक दिख रही है, दिस लेक इज कॉल्ड लेक विक्टोरिया। इसी लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल। नाइल भी यहां पर आपके पास दो है, ये व्हाइट नाइल है। यहां पर एक आपको और लेक दिख रही होगी इथियोपिया में, छोटा सा डॉट जैसा लेक, इसको बोलते हैं लेक ताना। और यहां से निकलती है आपकी एक और नाइल जिसका नाम है ब्लू नाइल। ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल इस पॉइंट पर मिल रही है, जो पॉइंट सूडान में है। ये पॉइंट है खारतौम, और खारतौम से जो रिवर निकल रही है, दिस इज कॉल्ड नाइल रिवर। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर जो है पूरे वर्ल्ड की, वो ऐसे ही नहीं बन जाती है। अगर हम नाइल रिवर की बात करते हैं तो नाइल में ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, ये दो नाइल मिलती है। अब इसका पूरा मैप आपसे बनवाऊंगा, बट अभी एक बार लिख लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट पूरी की पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। इसका नाम अभी वो मैं दिखवाऊंगा, पूरा मैप बनवाऊंगा उसका। तो हाईएस्ट जो पॉइंट है लाइक पूरे कॉन्टिनेंट का, वो है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। और अगर हम किलीमंजारो की बात करते हैं तो दिस इज इन कौन सी कंट्री में है? तांजानिया में। तांजानिया एक बार देख लीजिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कंट्री का नाम तांजानिया, सदर्न अफ्रीका में है तांजानिया। माउंट किलीमंजारो की हाइट की बात करते हैं 5895 मीटर्स की इसकी हाइट है। दिस इज माउंट किलीमंजारो। उसके बाद बात करते हैं पूरे कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट लेक के बारे में। लार्जेस्ट लेक है लेक विक्टोरिया, 5895 मीटर्स माउंट किलीमंजारो की हाइट है। देन वी हैव लार्जेस्ट लेक है लेक विक्टोरिया। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर तो रिवर नाइल है ही, जो ना तो केवल लॉन्गेस्ट है कॉन्टिनेंट की, बट ऑल्सो लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर रिवर नाइल की बात कर लेते हैं तो रिवर नाइल का टोटल लेंथ 6650 किलोमीटर्स। 6650 किलोमीटर्स। यहां पर एक लेक है, एक बार मैं आपको बता दूं, दिस लेक इज कॉल्ड लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से एक रिवर निकलती है, दिस रिवर इज कॉल्ड रिवर व्हाइट नाइल। और यहां पर इथियोपिया में एक और लेक है विच इज कॉल्ड लेक ताना। लेक ताना से जो रिवर निकलती है, दिस इज कॉल्ड ब्लू नाइल। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जिस पॉइंट पर मिलती है, दिस पॉइंट इज इन सूडान। नाम है इसका खारतौम। खारतौम से जो रिवर निकलती है, दिस रिवर इज कॉल्ड रिवर नाइल। और रिवर नाइल जहां पर खाली हो जाती है, लाइक जहां पे अपना पानी ड्रेन करती है, वो सी है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में रिवर नाइल ड्रेन हो जाती है। आप एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं, रिवर नाइल जो है ये कौन कौन सी कंट्रीज को पास करती है। एक बार इस मैप को उतार लें। यस मैम, इट ड्रेन्स इट वाटर इनटू मेडिटेरेनियन सी। इसके बाद एक बार कंट्रीज का नाम देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं व्हाइट नाइल की बात करता हूं तो व्हाइट नाइल स्टार्ट्स फ्रॉम युगांडा, लिख लीजिए। युगांडा के ऊपर साउथ सूडान,
मैं एक बार मैप में दिखा दूं। दिस इज युगांडा। युगांडा के बाद है साउथ सुडान, साउथ सुडान। उसके बाद आ जाता है सुडान। दिस पॉइंट इज इन सुडान। अगर मैं ब्लू नाइल की बात करता हूं तो इट इज फ्रॉम इथियोपिया। इथियोपिया। सुडान के बाद एंटर करती है इजिप्ट, और इजिप्ट से होता हुआ सीधा मेडिटेरेनियन सी। तो युगांडा, साउथ सुडान, सुडान, इजिप्ट, और ब्लू नाइल की बात करें तो इथियोपिया। इथियोपिया में ही लेक है, लेक ताना, जहां से ओरिजिनेट हो रही है ब्लू नाइल। वैसे इसका ज्यादा यूज तो आप लोगों के लिए नहीं है, बट कभी कभार क्या होता है ना कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल इशू आ जाता है वर्ल्ड में, तो उन ऐसे इश्यूज को समझने के लिए ना कभी कभार थोड़ा बहुत कंट्रीज पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में किधर है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। इथियोपिया से निकल रही है, दिस इज लेक, सॉरी, ब्लू नाइल। ठीक है, तो जो नाइल रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है कॉन्टिनेंट की प्लस वर्ल्ड की। इसके बाद बात करते हैं यार लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अब मैं लार्जेस्ट सिटी की बात करता हूं। लार्जेस्ट सिटी का नाम है लागोस। लार्जेस्ट सिटी इज लागोस। अभी लागोस किस कंट्री में है? लागोस सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लागोस सिटी। देखिए आप लोगों को नाइजीरिया दिख रहा है, ये दिस नाइजीरिया की सिटी है लागोस। तो लागोस सिटी इज इन नाइजीरिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इथियोपिया के बारे में। इथियोपिया को वर्ल्ड हॉटेस्ट कंट्री भी कंसिडर किया जाता है, जहां पे लेक ताना आपने देखी मेरे साथ। इथियोपिया इज द वर्ल्ड हॉटेस्ट कंट्री। देखिए वर्ल्ड का 95% गोल्ड प्लस डायमंड इसी कॉन्टिनेंट में मिलता है। वर्ल्ड 95% रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स। वर्ल्ड 95% रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहां पर बोले जाने वाली डोमिनेंट लैंग्वेजेस। डोमिनेंट लैंग्वेज में आता है अरेबिक, फ्रेंच। डोमिनेंट लैंग्वेज की बात कर लेते हैं एक बार। हाँ, अरेबिक, फ्रेंच और इंग्लिश, ये डोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं जो हम लोग यहां पर बोलते हैं। हम लोग तो नहीं, ये लोग बोलते हैं। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा। सहारा डेजर्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। चलिए जी, 66% ऑफ वर्ल्ड कोकोआ। कोकोआ इससे कॉफी, यार रबड़ नहीं चलती है क्या इसमें? 66% ऑफ वर्ल्ड कोकोआ ये प्रोड्यूस करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कोकोआ से मैम कॉफी बीन्स निकलेंगे। जनरली वो जो शेल होता है उसको पूरा कोकोआ ही बोलते हैं हम। तो लाइक 66% ऑफ वर्ल्ड कोकोआ, 95% से ज्यादा डायमंड और गोल्ड है। उसके बाद भी आप इस कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट, प्लीज इसको रेशियल में मत समझना, काले तो साले होते ही हैं, बट डार्क कॉन्टिनेंट इनको डेवलपमेंट की वजह से बोला गया है। डेवलपमेंट बहुत ही कम है इस पूरे कॉन्टिनेंट में, क्योंकि अगर आप इस कॉन्टिनेंट को बहुत ध्यान से देखो ना, एक बार सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, तो आपको कुछ कंट्रीज के बॉर्डर बड़े अननेचुरल से लगेंगे, लाइक बिल्कुल सीधे। कुछ कंट्रीज के बॉर्डर देखो आप इस पूरे कॉन्टिनेंट में, बिल्कुल लाइन की सीध में, जैसे किसी ने स्केल रख के लाइन खींच दी हो। देख रहे हो? जैसे माली और मारुतानिया का बॉर्डर देखिए, इजिप्ट लीबिया का बॉर्डर आपके सामने है। तो पूरा की पूरा इतना स्ट्रेट बॉर्डर नहीं होता है यार। तो ये इसके कैसे बने? ये पूरा की पूरा एक ना टॉपिक पढ़ाया जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्वेस्ट फॉर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अभी क्वेस्ट फॉर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्या है? यूरोपियंस जब कॉलोनाइजेशन कर रहे थे ना पूरे वर्ल्ड का, तब उनको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सबसे पहले दिखा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कॉलोनाइजेशन दुनिया में सबसे पहले हुआ। लाइक यहीं पर आकर इन लोगों की बैंड बजाई। प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कॉलोनाइजेशन केवल इसके बॉर्डर एरियाज में ही हुआ। आपको ये सीधे सीधे बॉर्डर अंदर नहीं दिखेंगे, केवल बाहर की तरफ से दिखेंगे, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कॉलोनाइजेशन केवल बॉर्डर एरियाज में ही हुआ। लाइक जो कोस्टल एरियाज है, सॉरी बॉर्डर नहीं, कोस्टल एरियाज जो है। और अंदर से ये लोग निकाल के लाते थे लेबरर्स को, लाइक अफ्रीकन लेबर। ये पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर थी, क्योंकि अफ्रीकन लेबर काम कर सकती थी घंटों तक। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो किसी भी कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले किसी भी इंसान से स्ट्रेंथ इनके पास ज्यादा है।
लाइक जानवर, इंसानी जानवर मिलते हैं यहाँ पर, घंटों तक काम कर सकते हैं। स्पेन में, अमेरिका में जो गोल्ड माइंस हैं वहां पर काम करने के लिए इन्हीं लोगों को लेकर गए थे। इसलिए आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में व्हाइट वर्सेस गोल्ड बहुत ही आम चीज है। भाई व्हाइट ब्लैक के बीच में कभी कभार पंगा पड़ जाता है ना, वहां की तो पुलिस भी क्लियर नहीं है भाई। अगर व्हाइट पुलिस है तो ब्लैक, कभी कभार ब्लैक सिटीजन्स को उठा के मार देते हैं ये लोग। हालांकि ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे यहाँ पर ओबामा, बट कुछ भी ज्यादा चीज बदली नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, और डार्क कॉन्टिनेंट इसको बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, ये भी मान के चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं जी, वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ ज्यादा आपको लिखना नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको बता दूं। यहां पर जो ग्रासलैंड्स होती है ना, ग्रासलैंड्स क्या होती है? पेड़ जितनी ऊंची ऊंची घासें मिलती हैं यहां पर आपको। अफ्रीकन ग्रासलैंड्स को कहा जाता है सवाना। अगर आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, अफ्रीकन ग्रासलैंड्स का नाम रखा गया है सवाना, SAVANNAH। सवाना इज द नेम ऑफ अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। अब पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल एरिया में आता है। पूरा कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल एरिया में क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई तीनों लाइन इसी कॉन्टिनेंट से निकल रही है। इक्वेटर इससे पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस एरिया से पास हो रही है। तो 95% ऑलमोस्ट पूरा कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल एरिया में आता है। मतलब 365 डेज ऑल राउंड द ईयर यहां पर आप लोगों को परपेंडिकुलर सनरेज देखने को मिलेंगी। तो भाई सर्दियां तो होती नहीं है इधर, गर्मी बहुत गजब की है। उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड अगर एक अपडेट आपको बताऊं, 2023 में अफ्रीका बिकेम अ मेंबर ऑफ G20। और इस बार का G20 कौन होस्ट कर रहा है? लाइक विच कंट्री इज होस्टिंग दिस ईयर्स G20? अब होने वाला है, नवंबर के आसपास हो जाएगा G20 दोबारा से। सितंबर में हमने होस्ट किया था, पता है ना? हाँ, तो इसी महीने मतलब अब जो है वो G20 सबमिट होने वाला है। हिंट दे देता हूं, साउथ अमेरिकन कंट्री है। एक आंसर मिल भी गया मुझे शायद। पाकिस्तान? तुमने हटा दिया ना, कि किसने लिखा था? ब्राजील सर्च किया ना मैम। चलो, तो ब्राजील इस बार का G20 का चेयरमैन है। ब्राजील इस बार का G20 समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, इस बार का G7 समिट किसने होस्ट किया था? G7 और G20 समिट जनरली एक ही साल में देखे जाते हैं, आगे पीछे। G7 समिट इस बार कहा हुआ था, हो चुका है ये। G7 समिट जून में ही हुआ था। इलेक्शन का रिजल्ट आते ही प्राइम मिनिस्टर मोदी निकल गए थे। अरे हाँ 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 हाँ, मेलोनी, इटली, याद कर लेना इसको। हाँ, इटली। बहुत लोगों ने मीम भी बनाई थी, उसके बाद इन्होंने ट्वीट भी डाला दोनों ने मिलकर मेलोडी के नाम से। हाँ, अरे थोड़ा ऑफिशियल तो करना ही चाहिए। आगे चल रहे हैं, मैं पिटूंगा किसी दिन। अफ्रीका की बात करें तो विक्टोरिया फॉल, यहां पर एक विक्टोरिया फॉल है जो कि जाम्बाजी रिवर पर है। पेम्बा एंड ज़ैंज़िबर आइलैंड्स यहां पर लौंग के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। क्लोव प्रोडक्शन यहां पर 2 आइलैंड्स पर होता है, पेम्बा एंड ज़ैंज़िबर। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, ये तो हम लोगों ने लिख ही लिया। 1.34 बिलियन का ऑलमोस्ट पॉपुलेशन आप लोगों को यहां पर मिलता है। और जैसे कि मैंने बोला, तीनों लाइंस इस कॉन्टिनेंट से पास हो रही है, दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब मैंने आप लोगों को स्ट्रेट और कैनाल के बीच में डिफरेंस बताया था, और मैंने यूरोप में भी ये समझाया था कि यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्ट्रेट से अलग होते हैं। स्ट्रेट का नाम क्या था? जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो अफ्रीका भी जिब्राल्टर स्ट्रेट से, यूरोप से अलग होता है। लेक विक्टोरिया मैंने आपको पहले लिखवा दिया, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है, और लेक विक्टोरिया ही ओरिजिनेशन है नाइल रिवर का। अगर पूछा जाए पर्टिकुलरली कौन सी नाइल रिवर, तो आंसर क्या दोगे? हाँ, व्हाइट नाइल। उसके बाद जल्दी से एक रिवर का नाम लिख लीजिए। रिवर है कॉन्गो रिवर। अफ्रीका में एक रिवर निकलती है कॉन्गो, जिसको जायरे के नाम से भी जानते हैं। कॉन्गो रिवर और जायरे, ये पॉइंट भी स्लाइड में मेंशन नहीं होगा, जायरे और कॉन्गो रिवर। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो कॉन्गो रिवर इक्वेटर को कट करती है 2 बार। तो लिख लीजिए, कॉन्गो इज द ओनली रिवर इन अफ्रीका दैट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। Congo is the only river of Africa that crosses the equator twice. उसके बाद जल्दी से अगर हम कॉन्गो रिवर की एक बार
कौन कौन सी कंट्री से ये कॉन्गो रिवर निकलती है, तो एक बार कंट्रीज के नाम लिख लीजिए। पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस वजह से इस रिवर का नाम कॉन्गो पड़ा। जी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद लिखिए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन वी हैव सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नेक्स्ट कैमरून, अगली कंट्री का नाम है कैमरून, CAMEROON, कैमरून, CAMEROON, कैमरून। एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर एशिया, 30370,000 किलोमीटर स्क्वायर रत्ना इसका टोटल एरिया है अफ्रीका का, और पॉपुलेशन 1.34 बिलियन के आसपास पूरे कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून। नेक्स्ट कंट्री का नाम लिखो एंगोला, ANGOLA, एंगोला, ANGOLA। और लास्ट कंट्री का नाम है जाम्बिया, ZAMBIA, जाम्बिया। तो 6 कंट्रीज को कट करती है रिवर कॉन्गो। एक बार रिवर कॉन्गो का मैप आपको दिखा देता हूं तो समझ में आ जाएगा व्हाई दिस रिवर कट्स द इक्वेटर ट्वाइस। ये ज्यादा सही रहेगा मैप, थोड़ा सा क्लियर हो जाओ। वेरी गुड। देखिए ये लाइन इक्वेटर है, देख रहे हो, ये वाली लाइन डॉटेड, यहां से निकली ये रिवर, दिस इज कॉन्गो रिवर। पहली बात तो इक्वेटर को यहां पे कट किया, उसके बाद ऊपर से घूमी, दोबारा से इक्वेटर को कट किया, तो दिस इज द ओनली रिवर विच कट्स द इक्वेटर ट्वाइस। और उसके बाद अगर पूछा जाए ना कि कौन से ओशन में या कौन से सी में जाकर ये रिवर ड्रेन हो जाती है, तो अटलांटिक ओशन में ये रिवर ड्रेन होती है। ये देखो एंगोला, जाम्बिया, सारी कंट्रीज के नाम। दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऊपर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाता है। ये सारी कंट्रीज को कट करती हुई ये रिवर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना, बट ठीक ठाक सा पढ़ लेना एक बार के लिए कि कोई पूछे तो पता लगे कि तुमने जीएस पढ़ी थी। आगे की बात करें तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम विक्टोरिया लेक। अब विक्टोरिया लेक के साथ भी एक गजब की चीज है, मैं ये भी बता देता हूं आपको। विक्टोरिया लेक के ऊपर जो कंट्रोल है ना, लाइक 60% लेक के ऊपर कंट्रोल युगांडा का है, युगांडा के नीचे, क्योंकि युगांडा की कैपिटल विक्टोरिया के पास पड़ती है, ठीक है। और विक्टोरिया लेक जो है, इट इज नोन फॉर क्रूड ऑयल रिजर्व्स। लेक के नीचे बहुत कच्चा तेल मिलता है, और पूरा की पूरा युगांडा जो है वो प्रो रशिया है। अमेरिका को प्रॉब्लम इसमें है। तो जब ये वॉर शुरू हुआ था ना, रशिया यूक्रेन 2022, तब युगांडा ने अमेरिका को धमकी दी थी कि एनी वॉर ऑन रशिया विल बी कंसिडर्ड वॉर ऑन अस, कि कोई भी वॉर अगर आप रशिया के खिलाफ करेंगे तो आप ये समझिए कि हम भी उस लाइन में हैं। एनी वॉर अगेंस्ट रशिया इज वॉर ऑन अस। एक बार युगांडा को देख लेते हैं, क्योंकि दम चाहिए ये बोलने के लिए, ठीक है। मैं आपको युगांडा का साइज दिखा रहा हूं एक बार। दिस इज युगांडा, ठीक है। तो इन्होंने बोला, अमेरिका वाज लाइक कि यार ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया इसने, क्योंकि साइज के हिसाब से नहीं बोला ना। तो फिर यहां पर डिप्लोमेट्स गए, अमेरिका के डिप्लोमेट्स, और इनको इनकी औकात दिखाई कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में आपका बोलना नहीं बनता। अब युगांडा ने क्यों बोला आखिरकार? वीट, सॉल्ट, खाने पीने की सारी चीजें रशिया एक्सपोर्ट करता है इन्हें, तो जिसका नमक खाएंगे देखो, उसके बारे में 2 लाइनें तो बोलनी बनती है ना। उसके बाद नहीं बोला ये कभी भी, 2022 की स्टेटमेंट ही थी, उसके बाद ये कभी नहीं बोला। बट यहां पर फिर भी अमेरिका को पता है कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज प्रो रशिया है, क्योंकि इन सबकी ये हालत यूरोपियन कॉन्टिनेंट की वजह से ही हुई है आज। नहीं तो रिजर्व्स में, मिनरल्स में इस कॉन्टिनेंट से अमीर कोई नहीं है, ठीक है। और सारे एथलीट्स निकलते हैं, मतलब दे एक्चुअली वेट फॉर द ओलंपिक्स कि बस एथलीट सेक्शन शुरू हो जाए तो सारे गोल्ड हम ही लेके जाएंगे। हालांकि इस बार इनका भी ज्यादा चला नहीं, इस बार तो हमारा तो खैर बिल्कुल ही नहीं चला। हमारा पैरा ओलंपिक्स बढ़िया चल रहा है, मतलब भगवान नजर वजर ना लगाए, बट बढ़िया चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो इंतकाम वाला गाना चल रहा होगा इनके दिमाग में। चलो आगे चल रहे हैं। तो ये आपका युगांडा हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। नाइजीरिया जो है, ये इस कंट्री का मतलब इस पूरे कॉन्टिनेंट की वो कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। नाइजीरिया की हमने सिटी लागोस के बारे में भी लिखा हुआ। इसके बाद आगे चल रहे हैं। अगर रशिया की तरफ किसी ने आग उठाई तो समझो युगांडा की तलवार को हाथ लगा दिया। बाहुबली जैसा फील आ रहा है। आगे चल रहे हैं।
मैक्सिमम अर्बनाइज कंट्री इन अफ्रीका इज ऑल्सो लीबिया। थोड़ा नाम पे नहीं जा रहा, बट हाँ अर्बनाइजेशन बहुत है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइन। भाई साहब 95% दुनिया के डायमंड्स जिस कॉन्टिनेंट के पास हो, और वो कॉन्टिनेंट फिर भी गरीब, इसका मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास। कौन कौन सी माइन से निकलते हैं डायमंड्स? भाई साहब माइन का नाम जरूर याद कर लेना। माइन है किम्बरले। किम्बरले माइन है साउथ अफ्रीका में। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट इज सहारा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन अफ्रीका, केनिया। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन अफ्रीका की बात करें तो केनिया से होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है ग्रेट रिफ्ट वैली। एक बार पहले मैं इसको दिखाऊंगा, उसके बाद इसके बारे में लिखवाऊंगा। चले देखिए जी, ये कहा जा रहा है कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो शायद दो हिस्सों में टूट जाएगा। अरे बस ठीक, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। और अगर हम लोग दो हिस्सों की बात करते हैं तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? कुछ तो हो रहा होगा अफ्रीका के साथ। इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली। अब ये ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है? अफ्रीका के सेंटर में अगर आप देखें ना, एक बहुत बड़ा सा पोर्शन अफ्रीका का अफ्रीका से अलग हुआ पड़ा है। और अगर ये ग्रेट रिफ्ट वैली का गैप बढ़ता है ना, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं। और ये ग्रेट रिफ्ट वैली की वजह से कौन कौन सी कंट्रीज अलग हो जाएंगी। ये मैप ज्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा। ये सारी कंट्री जो हाईलाइटेड है ना ग्रीन से, ये वो कंट्रीज हैं जो ग्रेट रिफ्ट वैली के अलग होने की वजह से आधे आधे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये जो येलो पोर्शन आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में एक बहुत बड़ी सी दरार है। इसी क्रैक को ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं। और अगर ये क्रैक और ज्यादा बढ़ा तो अफ्रीका का ये टुकड़ा जो आपको दिख रहा है ये अलग हो जाएगा। यहां तक समझ में आई जी? अब ग्रेट रिफ्ट वैली की वजह से कौन कौन सी कंट्रीज अफेक्टेड रहेंगी, प्लीज इसका नाम लिख लीजिए। नेचुरल हो रहा है मैम, ये अफ्रीकन प्लेट अलग हो रही है क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बोलती है कि कॉन्टिनेंट आगे की तरफ हल्की हल्की स्पीड से बढ़ते हैं। ठीक है, पहले कभी सारे कॉन्टिनेंट एक बड़े से कॉन्टिनेंट के टुकड़े होते थे और वो कॉन्टिनेंट था पेंजिया, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे। सुपर कॉन्टिनेंट आगे बढ़ा तो बीच में क्रैक डेवलप हुए। क्रैक डेवलप होने की वजह से आज के सातों कॉन्टिनेंट बने हैं। कहा यह जाता है कि पेंजिया एक बार नहीं, पूरे के पूरे इतिहास में 5 से 6 बार बनकर टूटा है। तो अगर पेंजिया बार बार टूट रहा है और बन रहा है, इसका मतलब पेंजिया दोबारा बनेगा। ठीक है, तो अब कितने सालों बाद, तो ये तो खैर कोई बता नहीं सकता, अरबों खरबों साल भी लग सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एक बार जल्दी से, कौन कौन सी कंट्रीज अफेक्टेड रहेंगी ग्रेट रिफ्ट वैली की वजह से। इथियोपिया आपके सामने, इथियोपिया के ऊपर एरिट्रिया भी लिखा हुआ है। इथियोपिया, एरिट्रिया। मैम ये ऊपर सबसे ऊपर एरिट्रिया है। दुनिया भर के सारे मवाली, सारे गुंडे और सारे के सारे लुटेरे दो ही कंट्रीज में मिलेंगे, सोमालिया और दूसरा एरिट्रिया। ERI, नहीं, हाँ ERI, TREA, ERI TREA, एरिट्रिया। अगर आप देखो ना इंडिया से अगर आपको रेड सी जाना है ना, तो ये सोमालिया होते निकलता रास्ता। इसलिए ज्यादातर जो कार्गो शिप्स होते हैं ना, उनको यही धर लेते हैं सोमालिया के लुटेरे। और इसलिए पूरा की पूरा इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी संभालती है, तो हम लोगों के पेट्रोलिंग वेसल्स यही घूम रहे होते हैं। तो जैसे अभी इसी साल कार्गो शिप नहीं, पिछले साल कोई कार्गो शिप रोक लिया था सोमालिया के सी पायरेट्स ने। और जैसे ही खबर इंडियन नेवी के वेसल को पहुंची तो वो निकल गई। और इंडियन नेवी के वेसल में कुछ कुछ मार्कोस कमांडर भी होते हैं। इनकी खबर आते सुनते देख ये सोमालिया के सब लोग छोड़ के भाग गए थे कार्गो शिप, लाइक उनके आने से पहले ही निकल गए थे। और कभी कभार बहुत खतरनाक होते हैं ये सी पायरेट्स। अगर आप लोगों ने कॉर्पोरेट नहीं किया तो ये आपके क्रू मेंबर्स को टपका देते हैं। इनको पैसा चाहिए एंड दे लाइक इंडियन सॉन्ग्स अ लॉट। एक तो है ना हमारे पास वो अफ्रीकन, कौन है उसका नाम, के से नाम है कुछ, वो और उसकी बहन डांस करती है। हाँ कुछ है, के से नाम है, कुछ किली किली करके है शायद। हाँ है वो ट्राइबल ही है वो। अच्छा, फिर वो गाना चला देता है। हाँ यस। हाँ तो इनको सब कुछ पता है, मतलब गाली वाली मत देना, पिटोगे इन लोगों के लिए। तो एरिट्रिया, इथियोपिया, केनिया, हाँ किली पॉल है ना, किली है नाम कुछ। एरिट्रिया, इथियोपिया, केनिया,
उसके बाद युगांडा, एरिट्रिया, इथियोपिया, केनिया, युगांडा, तांजानिया। जो कंट्रीज रिपीट कर रहा हूं केवल उन्हीं के नाम लिखना। एरिट्रिया, इथियोपिया, केनिया, युगांडा, तांजानिया, रवांडा, RWANDA, रवांडा। ब्रूने, ब्रूने की स्पेलिंग BURUNAI, BURUNAI, ब्रूने। जाम्बिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जिनको आज तक नहीं पता जिम्बाब्वे किधर है देख लो, ये है जिम्बाब्वे। अभी यही गए थे खेलने के लिए, हमारे T20 मैच यही हुआ था, इसमें पहला हार गए थे हम इनकी टीम से। ये T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही इनके साथ खेलने गए थे। इनसे पहला मैच हारे, फिर बाकी की 3 हराए, बट हमारी हार के ज्यादा चर्चे हो गए थे क्योंकि वर्ल्ड कप टीम खेलने जा रही है और हार जाए। और लास्ट में मोजाम्बिक लिख लेना, MOZAMBIQUE, मोजाम्बिक। तो ये वो कंट्रीज हैं जो अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रेट रिफ्ट वैली अगर थोड़ी सी और ब्रॉड हुई तो ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। सोचने के लिए, समझने के लिए एक वीडियो में रेफर कर सकता हूं क्योंकि आर्टिकल छपा था हिंदू में, इस अफ्रीका स्प्लिटिंग इनटू 2 कॉन्टिनेंट्स। इसको अगर आप देखो तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली का पूरा साइंस आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेट रिफ्ट, हाँ, इस अफ्रीका स्प्लिटिंग इनटू 2 कॉन्टिनेंट्स। ब्रूने, मेरे हिसाब से मैं ही नहीं गलत बोल दिया, ब्रूने यहाँ पे है भी, ब्रूने इधर होगा। अच्छा ब्रूने इधर है यार, नहीं ये ब्रूंडी है। हाँ प्लीज इसको ब्रूने काट के बुरुंडी कर दो, BURUNDI, BURUNDI। जो ए था ना उसको डी बना दो। हाँ ठीक है, चलिए देखो ये रहा ज़ेंजिबर आइलैंड, दिख रहा है, छोटा सा आइलैंड है ज़ेंजिबर। यहाँ पे आप लोगों का क्लोव प्रोडक्शन होता है इस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये मॉरिशस हो गया, ये एशिया में आ रहा है। मॉरिशस के ऊपर ये आइलैंड दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये मालदीव्स है। ये मेडागास्कर आइलैंड हो गया, मेडागास्कर ये अफ्रीका में काउंट होता है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। चलिए जी, उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट ही तो मैंने खैर आपको बता ही दिया, जो डायमंड लेक है। उसके बाद सहारा डेजर्ट हो गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी हो गया, ग्रेट रिफ्ट वैली हो गया, और माउंट किलिमंजारो की हाइट आप लोगों ने लिख ली। कंट्री पूछे कि हाईएस्ट पीक कौन सी कंट्री में है, तो नाम तांजानिया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहां पर खत्म। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज योर नॉर्थ अमेरिका। दुनिया के सारे रास्कल्स इसी कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें से एक तो सेंटर में ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए एक बार नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उतार लेते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट, नॉर्थ अमेरिका का टोटल एरिया 24709000 24709000 किलोमीटर स्क्वायर। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया है। टोटल कंट्रीज आपके सामने मैंने ऊपर लगाई रखी है, 23 कंट्रीज आर देयर इन नॉर्थ अमेरिका। 23। पॉपुलेशन पीनट्स, पॉपुलेशन लिख लो। दो बार अगर यूपी को मल्टीप्लाई करो 2 बार तो पूरा नॉर्थ अमेरिका बन जाता है। मतलब यूपी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 2। यूपी अभी मेहनत कर रहा है, ऐसे मत सोच। तो पॉपुलेशन लिख लो इसकी 597 मिलियन, 597 मिलियन इसका पॉपुलेशन है। अब बात करते हैं भाई इनकी पीक की। देखो अलास्का दिख रहा है आपको, ये अलास्का जो इनका है, इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है, ये एशिया है, एशिया का रशिया है ये। तो ये पीछे से हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए अमेरिका की बहुत ज्यादा लंका लगती है कि अगर बाई चांस रशिया की गुद्दी घूमी तो एक न्यूक्लियर बम अमेरिका में आके जरूर फटेगा। और हमको क्या लगता है कि रशिया तो इतना दूर है यार, वहां से कैसे आएगा, पीछे से आ जाएगा। बाकी इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होती हैं, ICBM मिसाइल कहते हैं इसे। हमारे पास भी है। हमने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल, वैसे तो हमने टेस्ट कर ली है, बट हमने कभी बोला नहीं कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। हम तो उसको अग्नि 5 ही बोलते हैं। हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल ग्लाइड मिसाइल है। ग्लाइड ऐसा चाइना ने बोला। देखो सक्सेस वो होती है जब बाहर के लोग तुम्हारे बारे में बोले कि नहीं नहीं झूठ बोल रहा है साला, इसकी लग गई सरकारी नौकरी।
ऐसे कुछ। तो ऐसे ही ना हम लोगों ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च करी, और चाइना ने बोला कि इंडिया ने अग्नि 5 के नाम पर अपना ग्लाइड हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करी है, और वो सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है। दुनिया के केवल 2 ही देशों के पास अगर ये हुआ, सही हुआ, तो भारत दूसरा देश हो जाएगा दुनिया में सक्सेसफुल ग्लाइड मिसाइल को रखने वाला, जो अमेरिका के पास भी नहीं है इस समय। ग्लाइड मिसाइल ऐसी मिसाइल है जो रडार की पकड़ में भी नहीं आती, क्योंकि अगर आप चील को देखो ना कभी, जब वो नीचे उतरती है शिकार लेने के लिए अपना, तो चील एक पाथ बनाती है जो थोड़ा सा स्लांटिंग होता है, और उसकी नोक बिल्कुल आगे की तरफ, पंख नहीं फैलाती है वो ग्लाइड करते हुए नीचे आती है। और ग्लाइड में क्या होता है कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आपका मोमेंटम ऑलरेडी बढ़ जाता है। भाई आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अर्थ का मोमेंटम, सॉरी ग्रेविटी ही आपका मोमेंटम बढ़ा देगी। इस वजह से ग्लाइड मिसाइल डेंजरस मिसाइल है दुनिया की। तो हमारी अग्नि 5 मिसाइल पैराबोलिक मिसाइल थी, ऐसा हमने बोला। लाइक ऊपर से गई, ऊपर एटमॉस्फेयर में ही घूमी, और जिस टारगेट पे जाना है उस टारगेट के बिल्कुल सर के ऊपर से निकली। चाइना ने बोला नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से गई सर इनकी मिसाइल, हमने देखा नीचे ऐसे नहीं, ऐसे आ रही थी सर। और अगर कोई मिसाइल ऐसा है तो मतलब ग्लाइड मिसाइल है, ग्लाइड है तो मतलब डरने वाली बात है। और हम भी बहुत मजे लेते हैं, हमने भी ट्वीट करके बोला इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि 5 मिसाइल, इट कैन रीच बीजिंग। और यहाँ पे चाइना की बिल्कुल किलस जाती है कि तुमने हमारे लिए मिसाइल टेस्ट करी है, इसका मतलब अरे है, करी ही है, करी क्या नहीं। इसके बाद आगे मैं क्यों बात कर रहा हूं अलास्का की, क्योंकि अलास्का में पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक का नाम लिख लीजिए, माउंट मैकिनले। किनले यहीं से निकला है, माउंट मैकिनले। और माउंट मैकिनले को माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। किनले प्रोडक्ट कोका कोला का है, पता है ना? किनले इज नॉट एन इंडियन कंपनी, कोका कोला अमेरिकन कंपनी है। तो माउंट मैकिनले ये पीक है। जी मैम, ये अलास्का में है, और अलास्का अमेरिका के पास है जी। तो यहां पर आप यूएसए भी लिख सकते हो, पूरा अलास्का अमेरिका की टेरिटरी में आता है। माउंट मैकिनले की हाइट लिख लो 6190 मीटर, 6190 मीटर्स, ये माउंट मैकिनले की हाइट है। इसके बाद बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस पूरे कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर है, अगर तुम इसको प्रोनाउंसिएट कर दो, अभी हाथ क्या चॉकलेट दूं तुम्हें मैं, मेरे को विद स्पेलिंग चाहिए। मिसिसिपी रिवर, हाँ बताओ। मिसिसिपी रिवर, अब भाई साहब मैं वेरी गुड, चॉकलेट बनती है आपकी, कल दूंगा। लिखो, अभी है नहीं ना मेरे पास। मिसिसिपी रिवर का नाम लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट रिवर है, MISSI अगेन PPI, MISSI मिसिसिपी रिवर 6275 किलोमीटर्स, 6275 किलोमीटर्स। सिक्स टू सेवन फाइव किलोमीटर ये लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट लेक। देखो यहां पर लेक को पढ़ने से पहले ये दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स। ये दुनिया में सबसे बड़ी लेक है ताजे पानी की, लाइक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। अमेरिका और कनाडा इसको शेयर करते हैं। तो लिख लीजिए लार्जेस्ट लेक, सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर इस कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट लेक है। उसके बाद इस कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं? भाई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड सवाना है, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड्स को प्रेरीज कहा जाता है। प्रेरी, PRAI, गलत तो नहीं लिख दिया, RIE, PRAI, प्रेरी। प्रेरी यहां के ग्रासलैंड्स को कहा जाता है। इसके बाद यहां पे किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं, देखिए क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर, गर्म तो नहीं रहता, बारिश भी ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं उन फॉरेस्ट को टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट की तरह होते हैं, जैसे एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, घरे भरे जो अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं, ऊपर से देखो जमीन दिखती ही नहीं है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट के नीचे की जमीन बिल्कुल ब्लैकआउट रहती है, क्योंकि ऊपर कैनोपी इतनी ज्यादा ब्रॉड होती है इन लोगों की कि नीचे बिल्कुल अंधेरा। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में। डेसिडियस की स्पेलिंग DECI,
DECI, DUOUS, DECI, DUOUS, डेसिडियस फॉरेस्ट। मुनीत जी आप रहते कहां पर हैं वैसे? मुनीत और वरुण, वरुण तो क्लास में आता था ना पहले? नहीं, कभी भी नहीं। वो आपके साथ जो यहां बैठते थे उनका नाम क्या? वरद, वरद, वरद भी मैंने देखा 2-3 बार क्लास में। हाँ वरद तो अभी भी है यार। लेक सुपीरियर, यस सर, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक शेयर्ड बाय कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा मुनीत तो भाई फरीदाबाद। चलो इसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट सिटी। पूरे कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट सिटी का नाम है मैक्सिको सिटी। दुनिया भर के सारे ड्रग डीलर्स यही मिलेंगे आपको। पाब्लो, पाब्लो टाइप के लोग मिलेंगे आपको मैक्सिको में, मैक्सिको सिटी। डोनाल्ड ट्रंप, अब तुम बोलोगे ना कि सर क्या ही लॉजिकल माइंड नहीं है क्या इन लोगों में? अमेरिकन तो दुनिया की सबसे लॉजिकल जनता कहलाते हैं अपने आप को। तो मैं इनका ही तुम्हें एक इंस्टेंट सुना दूं। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता था ये बात बोलकर कि मैं मैक्सिको अमेरिका के बॉर्डर पर दीवार बना दूंगा, मैक्सिकन को आने ही नहीं दूंगा। अभी साले उड़ के भी तो आ सकते हैं और सी भी तो है, दीवार बना के करेगा क्या? देखो इतने इलॉजिकल है अमेरिकन, और डोनाल्ड ट्रंप को भर भर के वोट दे दिए। फिर इनको समझ में आया और अच्छा ही किया जिताकर उसको। देखो जो बाइडेन से तो लाख गुना बेटर था। आगे चल रहे हैं। देखो आप लोगों को कामना करनी चाहिए कि नहीं जीते ये अपना डेमोक्रेटिक पार्टी। लाइक डेमोक्रेट्स कभी भी इंडिया की नहीं हुए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं इसकी मिसिसिपी रिवर की बात करता हूं, मिसिसिपी रिवर की, तो वैसे भी आप लिख चुके हो लॉन्गेस्ट रिवर है कॉन्टिनेंट की, बट अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ये कहलाती है, लेक मिसिसिपी, सॉरी रिवर मिसिसिपी। चलिए इसके बाद इसी पूरे की पूरे कॉन्टिनेंट को बहुत ध्यान से देखिए। आपको क्यूबा दिख रहा है कहीं पर? क्यूबा दिख रहा है पूरे कॉन्टिनेंट पे कहीं पर? मुझे दिख रहा है। हाँ। ये क्यूबा दिख रहा है? ये क्यूबा प्रो रशिया है, पूरा की पूरा आइलैंड प्रो रशिया। अमेरिका की लंका लगा दी थी इस क्यूबा ने। आपको बता देता हूं 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिका और रशिया आपस में भिड़ने लगे कि ग्रेट कौन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिताया किसने। अमेरिकन बोलते हैं भाई एटॉमिक बॉम्ब तो तुम्हारे पापा ने बनाया, तो जिताया मैंने, तो पापा मुझे बोलो। रशिया बोलता है नहीं सर देखो मरे तो मेरे भी बहुत सारे सैनिक है और जिताया तो हमने भी है, तो ऐसे में तो पापा मैं भी हूं। तो अब प्रॉब्लम यही है कि वर्ल्ड का डैडी कौन बनेगा। अब उसी सब चीजों में इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर मतलब पीछे से आगे उंगली कर रहे एक दूसरे को कि तू शुरू करना एक बार प्लीज, खत्म तेरा भाई करेगा। सामने से कोई शुरू करना नहीं चाह रहा। और इसी बीच में अमेरिका को पता ही नहीं था कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में डिप्लॉय करवा दी। रशिया की न्यूक्लियर मिसाइल्स वर डिप्लॉयड इन क्यूबा एंड दिस बिकेम फेमस एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। वर्ल्ड में सर्च करना, लंका लग गई थी अमेरिका की। ऐसा लग रहा था बस शुरू हो गया थर्ड वर्ल्ड वॉर, और थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो दुनिया खत्म, बिल्कुल लग रहा था अच्छे से। और इंडिया जैसे जो गरीब देश थे ना, अपन साथ में टिका के बैठे थे। हम बोल रहे अपन है ही नहीं दोनों की तरफ, हम लोग थे नाम वाले, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हमने बोला ना रशिया ना अमेरिका, हम अपना ही देश चलाएंगे सर, क्योंकि तुम दोनों के साथ किसी एक के साथ रहोगे तो मरना निश्चित ही है। क्योंकि ऐसा ही लग रहा था। क्यूबा को घेरा अमेरिकन नेवी ने चारों तरफ से, रशियन शिप्स को ब्लॉक कर दिया गया। इनके बीच में बड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ, जैसे चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच में होता है ना बिना वेपन्स के। बस शुरू होने वाला था वॉर। कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हमेशा से करके वापस आया, मुझे बोलना नहीं आ रहा, वो मौत को टक से छू के वापस आता ना जो, बस दुनिया की लंका लगी पड़ी थी इस समय कि अब गया। अब अमेरिका रशिया गए और हम लोग बहुत खुश थे कि अब कोई नई वर्ल्ड पावर बनेगी, और हमसे ज्यादा खुश था यूरोप क्योंकि कभी यूरोप दुनिया का सरताज हुआ करता था। चलिए आगे बात करते हैं। इस क्यूबा के बारे में मैंने क्यों बात बोली, दुनिया का शुगर बॉल कहलाता है ये, तो प्लीज क्यूबा के बारे में लिख लीजिए, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। वरुण यूपी में, सर यूपी में कहां से आए आप? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, हाँ बाउल, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड।
मतलब सातों कॉन्टिनेंट, सातों तो नहीं, अंटार्कटिका में तो कोई नहीं रह रहा, छठों, 6 की 6 कॉन्टिनेंट में शुगर एक्सपोर्ट करता है क्यूबा। इतनी शुगर, मतलब इतना गन्ना यहां पर है। बट अब इसके ऊपर लगी है थोड़ी सी धाराएं, क्योंकि आर्टिफिशियल शुगर बनाता है, ऐसा लोगों ने बोला है। हाँ मैम, बनाता ही होगा बिल्कुल। देखो, हाँ, देखो आपने तो जस्टिफाई भी कर दिया, बस यही बोला इसने भी, ये सर देखो पूरे सबको चीनी खिलानी है। ये बात भी सही कह रहे हो मैम। चलिए इसके बाद बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा भाई? तो एक्सप्लोरर इस कॉन्टिनेंट के, वैसे तो आपको पता ही है कौन है, वास्को डी गामा है अमेरिका के। अमेरिका को वास्को डी गामा ने ढूंढा, कमाल कर दी तुम लोगों ने यार। वो गाना नहीं बना, कोलंबस कोलंबस छुट्टी है, हाँ क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने गया था हमें, इंडिया को ढूंढ लिया अमेरिका, और इसने बोला कहीं से भी निकल जाओ। देखो इंडिया का रौला देखो उस समय का, क्रिस्टोफर कोलंबस सेड कहीं से भी निकल लो इंडिया पहुंच जाओगे। ये निकला यूरोप से सीधा और पहुंचा वेस्ट इंडीज। भाई इसने बोला ये है वेस्ट का इंडिया, तो नाम पड़ा इसका वेस्ट इंडीज। बट फिर भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वॉज येट टू बी एक्सप्लोर्ड। पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के एक्सप्लोरर है अमेरिको वेस्पुकी, अमेरिको वेस्पुकी। इस आदमी के नाम पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आप इसको बोलते हैं, अमेरिको वेस्पुकी। ओके सर, चलिए आगे, हो गया। इसके बाद बात करते हैं कुछ मेजर लैंग्वेजेस जो यहां पर बोली जाती है। इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, ये डोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं। स्पेनिश, फ्रेंच। चलिए अब ज्यादा नहीं पकाऊंगा, आइए बात चलते हैं आगे, चलते हैं अब इसको देखते हैं एक बार। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एरिया में आपको लिखवा चुका हूं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा 1492 में, बट एक्चुअली में इसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने तो बस वेस्ट इंडीज ढूंढा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज में रहने वाले लोग जो है वो पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ओरिजिनल्स माने जाते हैं। ओरिजिनल्स का मतलब होता है जो वहां पे रहने वाले ओरिजिनल लोग थे, जनजाति जो थी। अगर पूछा जाए ना कि अमेरिका में जो ओरिजिनल जनजाति वहां पे रहने वाली, जिसको एब ओरिजिन्स कहते हैं आप लोग, वो कौन है? तो रेड इंडियंस कहलाते हैं। अमेरिका में रहने वाली जनजाति रेड इंडियंस है, और ये हम नहीं है। रेड इंडियंस ऑफ कोर्स यहां पे चमड़ी थोड़ी सी लोगों की लाल है, अगर थोड़े देखो तो क्रिस्टोफर कोलंबस क्योंकि वेस्ट इंडीज बोलता है तो उसने रहने वाले लोगों को रेड इंडियंस बोला। उसके बाद अगर आप लोगों को अटलांटिक ओशन से, भाई अटलांटिक ओशन से इफ यू वांट टू गो टू पैसिफिक ओशन, उसको देखने से पहले मैं एक बार मैप दोबारा दर्शन करा दूं आपको। रेड इंडीज मैम ये क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा दिया गया नाम है इन्हें। सर मुझे पानी दे देना एक बारी, ग्लास साफ नहीं है। अटलांटिक ओशन ये रहा और पैसिफिक ओशन ये रहा, ठीक है। ये है आपके पास नॉर्थ अमेरिका, और नीचे अगर आप देखो तो नीचे शुरू हो जाता है साउथ अमेरिका। तो अगर किसी इंसान को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक जाना है तो उसको तो पूरा साउथ अमेरिका सर्कमनेविगेट करके जाना पड़ेगा, यही तो बात हुई। बट साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कंट्री जोड़ती है, कंट्री का नाम है पनामा, देख रहे हैं, दिस कंट्री इज पनामा। ये पूरा की पूरा पनामा ने अपनी कंट्री को बीच में से तोड़ा और एक बना दी कैनाल, जिसको नाम दिया गया पनामा कैनाल। पनामा कैनाल एक वो कैनाल है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है कॉन्टिनेंट्स को। और मैंने बोला ये ओरिजिनली नहीं थी, तुमने बनाई है, तो मतलब समझ में आ रहा होगा, कैनाल हो जाएगी नाम। तो ये कौन सी कंट्री के अंडर में आती है? पनामा। पनामा इज ए सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, अपने आप को वो सेंट्रल अमेरिका बोलता है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कौन कौन सी है? मैक्सिको से शुरू हो जाओ, वेनेजुएला से पहले जितनी कंट्रीज दिख रही है ना, सब सेंट्रल अमेरिका है। मैक्सिको, क्यूबा, जमाइका, बहामास, डोमिनिकन रिपब्लिक, पुर्तो रिको, त्रिनिडाड, निकारागुआ, होंडरस, पनामा, कोस्टा रिका, ग्वांतमला, एल सल्वाडोर, ये सब अमेरिकन कंट्रीज हैं, सब सेंट्रल अमेरिका में आती है। यहां पे लिखा भी हुआ है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है जी। वैसे आती है सारी कंट्रीज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, इसलिए 23 कंट्रीज मैंने ऊपर नाम लिखा हुआ है। यहां तक समझ में आया जी?
तो पनामा कैनाल जो है वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका को अलग करती है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अलग करती है। पनामा कैनाल कनेक्टिविटी देती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं जी। यहां पर मैंने आपको बोला भी था जो मेन ट्राइब्स रहती है नॉर्थ अमेरिका में वो रेड इंडियंस है, और नीग्रोज यहां पर इसलिए बोला गया क्योंकि कॉलोनाइजेशन के टाइम पीरियड में आप लोगों ने बहुत सारे अफ्रीकन स्लेव्स बना बनाकर यहाँ पे स्लेव ट्रेड के लिए भेजे, क्योंकि जो गोल्ड माइंस है वहां पर काम करवाने थे, इसलिए ब्लैक लोगों को यहां पर आज के डेट में नीग्रोज कहा जाता है। मैंने आप लोगों को ये ग्रासलैंड्स का पॉइंट पहले ही लिखवा दिया। अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स है उसको प्रेरीज कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट अगर कोई है तो वो न्यूयॉर्क सिटी और उसका पोर्ट है, जिसको आप पोर्ट न्यूयॉर्क कहते हैं। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इस कैनेडी एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइन अगर कहीं है तो वो कनाडा में है। आप लोगों ने डायमंड माइन का नाम लिखा था किम्बरले, अगर याद आ रहा हो, साउथ अफ्रीका में। गोल्ड माइन दुनिया की सबसे बड़ी कनाडा में है। उसके बाद बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डोम। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा डोम कर्नाटक का गोल गुंबज है अगर मैं मॉन्यूमेंट्स की बात करूं, बट अमेरिकन ने एक इंडोर स्टेडियम बनाया है, इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम का नाम है एस्ट्रोडोम। कहा गया, लिखा मैंने कहीं पर, हाँ, ये एस्ट्रोडोम इज द इंडोर स्टेडियम इन अमेरिका। और एस्ट्रोडोम का जो डोम है ना वो लार्जेस्ट डोम हो जाता है वर्ल्ड में। बट आपको बता दूं अगर मॉन्यूमेंट्स में पूछा गया ना लार्जेस्ट डोम, तो आज भी मॉन्यूमेंट्स में गोल गुंबज कर्नाटका दुनिया के सबसे बड़ा डोम में आता है, लाइक लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड इफ यू टॉक अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस। यहां पे लिखा हुआ लेक सुपीरियर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ना तो केवल नॉर्थ अमेरिका की बट पूरे वर्ल्ड की। उसके बाद कनाडा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क। दिस वुड बफेलो नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। उसके बाद अगर मैं लोएस्ट प्लेस की बात करता हूं तो नॉर्थ अमेरिका की लोएस्ट प्लेस डेथ वैली है, विच इज ऑल्सो फेमस फॉर हाई टेम्परेचर। डेथ वैली में टेम्परेचर जनरली बहुत ज्यादा रहता है। और अगर हम लोग बात करें नॉर्थ अमेरिका की तो ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में मैंने आपको बता दिया पैसिफिक ओशन है। और नॉर्थ अमेरिका पढ़ते समय, यूरोप पढ़ते समय मैंने आप लोगों को ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ाया था। मैंने बताया भी था कि ये पार्ट वैसे तो डेनमार्क का है बट ये नॉर्थ अमेरिका में काउंट होता है। वो मैंने पॉइंट नीचे लिख दिया कि ग्रीनलैंड ऑल्दो इज अ पार्ट ऑफ यूरोप बट इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसके बाद बात करते हैं रॉकी माउंटेन्स। जैसे हम लोगों की माउंटेन चेन को अब हिमालयास कहते हैं ना, नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन चेन चलती है उसको रॉकीज कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज माउंटेन चेन चलती किधर है अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में माउंटेन चलते हैं, इन माउंटेन को रॉकीज कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड रॉकीज। और अगर आपको याद आ रहा हो साउथ अमेरिका के भी वेस्ट में यही माउंटेन चल रहे हैं, बट साउथ अमेरिका में वो एंडीज कहलाते हैं। साउथ अमेरिका में आप उसको एंडीज बोल देते हैं, बस जो नॉर्थ अमेरिका में इसको आपने रॉकीज बोल दिया। इन्हीं रॉकीज माउंटेन की पीक है माउंट मैकिनले, जिसको आप लोग देनाली भी बोलते हैं, जो हाईएस्ट पीक है पूरे की पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। नॉर्थ अमेरिका खत्म हो गया हो तो अब चलते हैं अपन साउथ अमेरिका में। चलो चलो, आप सब आगे ग्रुप में आ गए? ग्रुप में सारे ही हो ना? हाँ, उसमें मैंने सब भेज दिया है वैसे ऑलरेडी। ठीक है, चलिए। हाँ, जिस दिन मैम ऐड किया था तुमने उसी दिन भेज दिया था मैंने। तुम लोग मतलब ग्रुप चेक नहीं करते? मैंने पानी के लिए बोला था ना उसको, पक्का? थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का टोटल एरिया लिख लो 17840 17840 17840 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एक बार ध्यान से देख ले हम लोग। 17840 किलोमीटर स्क्वायर। वरुण जी नंबर मैं दे रहा हूं, नंबर लिख लीजिए 8130080861। आई रिपीट 8130080861।
80861 8130080861। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखिए इस पूरे की पूरे कॉन्टिनेंट में आपके पास 12 कंट्रीज हैं। 12 कंट्रीज के एक बार नाम हम देख लेते हैं। ब्राजील लार्जेस्ट कंट्री है इस कॉन्टिनेंट की। ब्राजील के ऊपर कंट्रीज के नाम याद करने जरूरी है। ये वाला पोर्शन फ्रेंच गियाना है और ये फ्रेंच गियाना जो है ये इस समय फ्रांस के पास है। यही से फ्रांस जो है अपने सारी सैटेलाइट्स रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करता है। इसके बगल में सूरीनाम है। सूरीनाम के बाद में है गुयाना। उसके बाद में दुनिया की वो कंट्री आ जाती है जो सबसे गरीब, लीचड़, और तुम जैसे ही जाओगे तुम्हें लूट लिया जाएगा। कंट्री का नाम है वेनेजुएला। अगर वेनेजुएला की बात करें 2000 ऐसा देश चाहिए हमें। 2016 में इस कंट्री के राष्ट्रपति ने अनाउंस कर दिया था यूथ को काम करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपन पैसा देंगे। और क्या चाहिए तुम्हें? देखो कितना तुम्हारे लिए तो जन्नत बराबर कंट्री हो गई है। ऐसा आखिरकार इस कंट्री के प्रेसिडेंट ने क्यों बोला होगा? क्योंकि इस कंट्री के पास एक लेक है। ये देख रहे हो बीच में जो गैप है, ये लेक है, लेक माराकाइबो। माराकाइबो लेक का नाम है। दुनिया का लार्जेस्ट नोन क्रूड ऑयल रिजर्व इस लेक के नीचे है। आई सेड लार्जेस्ट नोन क्रूड ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट नोन क्रूड ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट नोन क्रूड ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड, लेक माराकाइबो। तो इनको क्या लगा, कतर दुबई की तरह भाई साहब तुम्हारा भाई तेल बेच बेच के अमीर, ठीक है। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ को काम करने की जरूरत नहीं है और राष्ट्रपति कभी पद से हटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा राष्ट्रपति थोड़ी ना होता है, भगवान तुल्य होता है ये तो ये सब चीजें बढ़िया चल रही थी। इसने जिंदगी में एक ही मिस्टेक कर दी बस, और भारी मिस्टेक इसके मुंह से निकल गई, और वो थी प्रो रशिया स्टेटमेंट। उस समय डोनाल्ड ट्रंप भैया अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही है अपना क्या कहते हैं, नोन फॉर इंस्टेंट एक्शंस। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसी स्टेटमेंट सुनी, लाद दिए भैया पे सैंक्शन। वेनेजुएला पे सैंक्शन लगे 2019 में, देश बर्बाद हो गया। कैसे? इस लेक माराकाइबो के नीचे पाया जाने वाला क्रूड ऑयल जो है वो भारी है, मतलब इट इज वेरी हैवी। सर पानी दे देना थोड़ा ठंडा। उस क्रूड ऑयल को पंप आउट करने के लिए आपको हाइड्रोलिक मशीन चाहिए, जो इस देश के पास तो है नहीं। इसलिए अमेरिकन कंपनी यहां पर आकर इनका जो तेल है वो निकालती थी, कमीशन के बेसिस पे काम चलता था, सब बढ़िया चल रहा था। अमेरिकन कंपनीज को ऑर्डर मिले कि छोड़ो वेनेजुएला, इन्होंने छोड़ दिया। तब से ये देश बर्बादी की रास्ते पे। अगर मैं इसकी करेंसी का डीमोनेटाइजेशन आप लोगों को बताऊं कि इसकी करेंसी डीमोनेटाइज होते कहां तक पहुंच गई है, तो यहां पर 10-10 लाख के भी करेंसी नोट छपते हैं, 10 लाख तक के करेंसी नोट। वेनेजुएला में 1 डिनर विल कॉस्ट यू अराउंड 50 लाख रुपीज, सॉरी 50 लाख वेनेजुएला करेंसी। आप लोगों की करेंसी में वुड बी अराउंड 3 से 4 हजार रुपए का खाना। तो देख लो, बोरी भर के लेके जाना पड़ेगा पैसों को अगर सब्जी खरीदने निकल गए वेनेजुएला की स्ट्रीट्स पर। इतना बुरा हालत है। इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में 6-7% हो जाए तो तुम लोग त्राहिमाम करने लगते हो। यहां पर तो भैया 1000% से ऊपर चल रही है इन्फ्लेशन। ये लोग रह कैसे रहे हैं पता नहीं। अगर आपको याद आ रहा हो, जब G7 कंट्रीज ने 2023 में, आई रिमेंबर, रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया था। याद आ रहा है? प्राइस कैप क्या था? रशिया को बोला गया था कि सर आप $70 पर बैरल से ऊपर अपना जो तेल है वो नहीं बेच पाओगे। हमने प्राइस कैप लगा दिया। प्राइस कैप का मतलब होता है अपर कैप, इससे ऊपर नहीं कर सकते होता। इंडिया को ऑलरेडी $65 पर बैरल मिल रहा था, तो हम तो प्राइस कैप के अंडर ही थे। बट फिर भी ना इंडिया ने G7 कंट्रीज की स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट इशू कर दी कि वी विल नॉट फॉलो द प्राइस कैप इम्पोज्ड बाय G7 कंट्रीज। ये दौर चल रहा था 2023 में, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, पूरी सरकार इनकी मेजॉरिटी में थी, और इनको डर लग रहा था कि अब सैंक्शन लगेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी हो जाती है। और हमको ये बात बहुत ज्यादा सता रही थी कि अगर रशिया से ऑयल नहीं आएगा तो फिर दुनिया में तेल देगा कौन। और हमारी तो इकोनॉमी में 80-85% इंपोर्टेड तेल हम यूज करते हैं, कंट्री में तेल मिलता कहां से है। तो हमारी एक लीडरशिप की टीम वेनेजुएला गई। हमको तो पता ही था दुनिया का सबसे ज्यादा तेल इन लोगों के पास में है, और ये कौन है? भिखारी लोग। इनको चाहिए कंपनी आ जाए, क्योंकि कोई कंपनी अमेरिका के सैंक्शन के डर से काम करना नहीं चाह रही यहां पर। तो जब हमने सोचा कि जब सैंक्शन लग ही रहे हैं यार,
तो तेल तो यहां से मंगा लेगा। तो वेनेजुला के साथ बहुत सारी बैठक हुई, हालांकि सब डील विल सेट हो गई थी, बट उससे पहले अमेरिकन स्टेटमेंट लेकर आ जाते हैं, और वो अमेरिकन स्टेटमेंट लाइक अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मीडिया में ये बात बोल देते हैं कि वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन विच इंडिया इज गोइंग ऑन। मतलब इंडिया अपने फॉरेन इंटरेस्ट को पहले देखता है, तो वी रिस्पेक्ट द इंडियन इंटरेस्ट। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि बेइज्जती होने से पहले पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, तुम ठीक हो, इससे पहले कि हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट जाए, तुम्हारी मिट्टी और पलीत हो, क्योंकि भारत तो गरीबों का मसीहा है। हम लोग जैसे आगे निकलते हैं, हमारे पीछे पीछे 3-4 देश, क्या 30-40 देश इकट्ठे हो जाते हैं कि हाँ हाँ पापा चलो आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, और इनको पता था कि इंडिया का साथ बहुत जरूरी है, चाइना को काउंटर करना है, तो ये इसके मजे ले रहे हैं हम एक्चुअली में। जब हम तो कहते हैं चाइना बना रहे, तुम्हें फुल इज्जत मिलेगी जब तक चाइना है। तो ये लेक माराकाइबो जो है, ये वेनेजुला में वो लेक है जिस लेक के नीचे दुनिया का लार्जेस्ट नॉन क्रूड ऑयल रिजर्व पाया जाता है। आइए आगे लिखते हैं पॉपुलेशन। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन है 430 मिलियन। 430 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है साउथ अमेरिका की। चलिए जी, बात करते हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनकागुआ। एकोनकागुआ, ये पीक अर्जेंटीना में है जी। माउंट एकोनकागुआ पीक 6960 मीटर्स, इस पीक की हाइट है 6960 मीटर्स इसकी हाइट है। अब बात कर देते हैं लार्जेस्ट सिटी। इस कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट सिटी आपको ब्राजील में देखने को मिलेगी। ब्राजील में एक सिटी है साओ पालो। स्पीकर में वो पार्किंग वार्किंग तो नहीं हुई ना यार? मैं परसों पढ़ा रहा था, मेरे ऊपर से ही एसी में पार्किंग हो गई। मुझे लग रहा है मैं जल्दी निकलूंगा। साओ पाउलो मैम, सिटी, लार्जेस्ट सिटी ऑफ ब्राजील, लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका, ये ब्राजील में है मगर सिटी। इसके बाद बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर। जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो पूरी दुनिया की लार्जेस्ट रिवर भी है। लार्जेस्ट, आई सेड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ विड्थ, ठीक है। हाँ, तो वैसे इस पूरे कॉन्टिनेंट की वो लॉन्गेस्ट है। नाम है अमेजन रिवर, रिवर अमेजन। और रिवर अमेजन जहां से निकलती है वो है वो एनाकोंडा का घर दिखाया जाएगा, अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट से निकलती है अमेजन रिवर, और अमेजन फॉरेस्ट को बोला जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी के फेफड़ों में 2022 में आग लगा दी थी हमने, तो 20% फेफड़े जल गए थे। इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी हमसे आग नहीं बुझी। तमाम प्रयास कर लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगी थी ना, याद है? अपने कैंगरू खड़े खड़े मर गए थे, तो वो। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखो यार, माचू पिच्चू सुना है ना? हाँ, ये हम लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। माचू पिच्चू एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट द रिडीमर को बोला जाता है, और ये कभी वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी इसका नाम कभी शुमार था, अब शायद नहीं है। ये 8 वंडर्स, अब 7 वंडर्स नहीं, अब 8 वंडर्स हो गए हैं। अभी 8 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शायद नहीं है मेरे हिसाब से माचू पिच्चू, अगर देख लेना एक बार। वैसे ये पेरू में है, इस कंट्री में आप लोगों को माचू पिच्चू देखने को मिलेगा, मेजर लैंडमार्क है। और एक और ब्राजील ने, मैं माचू पिच्चू कभी वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता था, सिविलाइजेशन है। MACHU PICCHU मैम है। ये कौन से नंबर पे है? शायद बोल रहे मैम आप, रुको मैं देखता हूं। नहीं 2015 के बाद तो बदला ही नहीं। 7 वंडर्स में आ गया कोलोसम इटली, पेट्रा, क्राइस्ट द रिडीमर तो है, हाँ माचू पिच्चू भी है। इसके बाद ब्राजील में एक जगह है क्राइस्ट द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर।
क्राइस्ट द रिडीमर। ये भी तुमने वो देखी फोटो, ऐसे जो खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। नहीं नहीं मैम, ब्राजील ब्राजील पक्का पक्का। अब तो ये तो मुझे नहीं पता, उसके आसपास ही होगा शायद, ब्राजील में है तो। वो खुली बाहों से जीसस क्राइस्ट तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, आजा। ऐसे तो नहीं बुला रहे, हाँ आजा बुला रहे हैं। क्राइस्ट द रिडीमर, मैम ब्राजील में ही है ना। हाँ, क्राइस्ट द रिडीमर, REDEEMER, क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू है। हम लोग जब छोटे थे ना तब ये रिडीमर स्टैचू और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, उनके बीच में काफी सिमिलैरिटी सी लगती थी। फिर हमने थोड़ा ध्यान से देखा तो ये खुली बाहों से बुला रहे थे, वो नहीं बुला रहे। चले आगे चल रहे हैं जी। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट नहीं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में डोमिनेंट लैंग्वेज जरूर लिख लीजिएगा भाई साहब। 2 ही भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, इंग्लिश तो कोई बोल ही नहीं रहा यहां पर। पहली है स्पेनिश, स्पेनिश भाषा बोलते हैं ये लोग, और दूसरी लैंग्वेज है पोर्चुगीज। स्पेनिश और पोर्चुगीज डोमिनेंट लैंग्वेज है यहां पर। इंग्लिश अगर तुम्हें मिल जाए कोई बोलता हुआ तो तुम्हारी किस्मत ही समझो, क्योंकि पहले तो ये पूरा कॉन्टिनेंट स्पेनिश लोगों की कॉलोनी था, फिर आधा स्पेनिश और आधा पोर्तुगल की हो गया। आज भी बहुत सारी ट्राइब्स इस कॉन्टिनेंट में स्पेनिश और पोर्चुगीज लैंग्वेज जानती हैं, इसलिए। इसके बाद बात करते हैं जी, एक डेजर्ट है जिसको आप लोग कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। कोल्ड डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। नाम डाल दीजिए डेजर्ट का, नाम है अटाकामा, डेजर्ट अटाकामा, ATAKAMA, डेजर्ट अटाकामा, ATACAMA। अटाकामा डेजर्ट जो है, ये डेजर्ट आपका चिली में है। नहीं मैम, अटाकामा डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये आप लोगों का क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका है। चिली अगर आप देखें तो ये है, अर्जेंटीना को रोक के रखा हुआ कि ना तेको ना जाने तू पैसिफिक ओशन, देखो ना ऊपर से लेके नीचे तक। और बोलीविया की तो वाटी लगा दी, थोड़ा सा हिस्सा बचा था बोलीविया का, उसको भी घेर लिया अगले ने। बिल्कुल इलोंगेटेड कंट्री है चिली, ठीक है। और इसी चिली में बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे वॉल्केनोस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहां से शुरू होते हैं, यहां से शुरू हो रहे हैं इन लोगों के माउंटेन्स। और ये जो माउंटेन्स है इसको आप लोग एंडीज कहते हैं। दुनिया में लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन अगर कोई माउंटेन की है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन, तो वो एंडीज माउंटेन है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स, एंडीज। चलो जी, फिर बात करते हैं यहां के ग्रासलैंड्स को क्या नाम दिया गया है, एंडीज, ANDES। यहां के ग्रासलैंड्स को लोग कहते हैं पंपाज, PAMPAS। साउथ अमेरिकन ग्रासलैंड्स का नाम है पंपाज। तो पंपाज, प्रेरीज, सवाना, जिसमें सवाना हो गया अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, प्रेरीज हो गया नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स, पंपाज हो गया साउथ अमेरिकन ग्रासलैंड्स। ठीक है जी, बस इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार स्लाइड को आगे बढ़ा लेता हूं। यहां पे देखिए तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के कुछ पोर्शन, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो टर्म बनता है लैटिन अमेरिका। ठीक है, और इसी एंडीज माउंटेन के ऊपर एक लेक है, लेक का नाम है लेक टिटिकाका। ये दुनिया की हाईएस्ट लेक है। अब ये लेक टिटिकाका बनी कैसे होगी, तो कहा जाता है आज जिस माउंटेन के ऊपर लेक टिटिकाका है वो माउंटेन कभी पहले वॉल्केनिक माउंटेन रहा होगा। ठीक है, तो इस वॉल्केनिक माउंटेन के ऊपर ये बना क्रेटर, क्रेटर को बोलते हैं आप लोग आधा चांद, और बारिशों के साथ इस क्रेटर में पानी भर गया। कुछ इस तरीके की लेक है लेक टिटिकाका, और ये नेविगेबल लेक है, लाइक शिप्स वगैरह भी आप इसमें चला सकते हैं। बहुत गहरी है लेक टिटिकाका। ठीक है, और ये है किधर, तो ये पूरा मैप में आप लोग देख सकते हैं, बहुत आराम से दिखाया हुआ है। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर ये व्हाइट निशान देख रहे हो, इलोंगेटेड, ये लेक टिटिकाका है जो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर्स पर आती है, आधी पेरू आधी बोलीविया में। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। लेक टिटिकाका हो गया, उसके बाद देखो यहां पे मैंने ग्रासलैंड्स के बारे में आपको बता ही दिया था, ग्रासलैंड्स यहां पे लिखा भी होगा, पंपास, ये रहा। लार्जेस्ट सिटी भी आप लोगों ने लिख लिया, साओ पाउलो, ब्राजील। उसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स किधर है, वेनेजुएला। ये वेनेजुएला में है। लोग देखने जाते हैं, वापिस नहीं आते कभी, क्योंकि तुम उतरे
वेनेजुला एयरपोर्ट पर बिल्कुल रौला झाड़ते हो, भाई के पास बहुत पैसे है, तुम्हें हर टैक्सी वाला लेके जाएगा, वो लेके जाएगा, फिर तुम कभी नहीं दिखोगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला बहुत गरीबी है इसका पूरे की पूरे उस पे कंट्री में, लोगों को काम करने के लिए कुछ है नहीं। और तुम जैसे इंडियंस तो चाहिए, इंडियंस आर एक्चुअली नोन फॉर शो ऑफ। भाई तुम्हें मैं दे दूं अभी 5-10 करोड़, अभी तो तुम पहले अपना 5-10 करोड़ सुनते तुमने मंसूबे बना लिए होंगे कि ये तो मैं लूंगी ही। आगे चल रहा हूं। ब्राजील स्टैंड्स ऑन द सेकंड पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ कोको। ठीक है, मतलब अफ्रीका के बाद अगर कहीं से कोकोआ आ रहा है तो ब्राजील से आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं अमेजोन, दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है इस कॉन्टिनेंट की। इसके बाद आगे बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर। देखो केवल कॉफी बीन्स प्रोड्यूस करने से नहीं चलता, कॉफी प्रोड्यूस भी करनी पड़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर अगर कोई है तो दैट इज ब्राजील, इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। एंडीज मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि एंडीज इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक एकोनकागुआ के बारे में आप लोग मेरे साथ पहले भी लिख चुके हैं, हाइट 6960 मीटर्स आपके पास है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर कंट्री इज अर्जेंटीना। उसके बाद सबसे अर्बनाइज कंट्री इस पूरे कॉन्टिनेंट की उरुग्वे है। उरुग्वे अगर देखें तो अर्जेंटीना के सेंटर में आप लोगों को उरुग्वे दिखेगी, ये रही, दिस कंट्री इज उरुग्वे। अब ये मैप देखते कितने इंपॉर्टेंट है जी। मैप में क्वेश्चन बताऊं आपको, बता दूं सीयूईटी का क्वेश्चन है। सीयूईटी का पेपर बच्चों को 12वीं के बाद देना होता है, और क्वेश्चन सीयूटी का आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। 12वीं के बच्चों से अगर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो तुम तो मच क्वालिफाइड हो केवल डिग्रीज पर। तो एक बार जल्दी से देख लो, इसको ढंग से देख लो, मैप बहुत जरूरी है और कैसे भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्योग्राफी सबसे मुश्किल है जीएस में, क्योंकि एक तो नींद बहुत आती है और आपको बार बार आपका दिमाग बोलता है कि मत पढ़, तू तो शाना है, देखो तो सब कुछ पता है। बस एक बार क्वेश्चन आ गया और उसके बाद तुम लोग गए, क्योंकि क्वेश्चन बॉर्डर वाले ही आते हैं ज्यादातर, उनको पता ही है कि तुम मैप देखकर नहीं आए हो। फैक्ट्स याद करने से कुछ नहीं होगा, ये भी बता दूं, मैप ढंग से देख लेना, इसलिए हर कॉन्टिनेंट का मैप कंट्री वाइज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। इसके बाद वर्ल्ड का आगे चलते हैं। फेमस अगर हम बात करें कॉफी मार्केट इन द वर्ल्ड इज साओ पाउलो। साओ पाउलो वो सिटी है जो ब्राजील और पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी है, कॉफी मार्केट के लिए बहुत फेमस है। और ड्राइएस्ट प्लेस अटाकामा डेजर्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोल्ड डेजर्ट है, अर्जेंटीना और चिली के बीच में आता है, वैसे आप इसको चिली में काउंट करते हैं। ठीक है जी, तो ये खत्म हो गया आप लोगों का साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इन द लाइन, हटा दूं इसे। नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग थोड़ा बहुत अंटार्कटिका के बारे में भी बात कर लेंगे। देखिए वैसे है तो पूरा ऑस्ट्रेलिया ही एक कंट्री, ऑस्ट्रेलिया खुद एक कंट्री और कॉन्टिनेंट है, बट फिर भी अगर हम ऑस्ट्रेलिया में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 20 से ऊपर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया तो खुद एक कंट्री है, तो बाकी की 19-20 कंट्री है किधर, छोटे छोटे आइलैंड्स में ना, अगल बगल में है, जो यहां पर इन लोगों ने दर्शाना भी जरूरी नहीं समझा, इतने छोटे हैं। इनको साउथ पैसिफिक ओशन कंट्रीज कहते हैं। कभी देखना साउथ पैसिफिक ओशन कंट्रीज में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर पिछले साल G7 समिट के लिए गए थे जापान, हिरोशिमा में था, मुझे याद आ रहा है। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर निकल गए थे पपुआ न्यू गिनी, ये रहा ऊपर पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी एशिया में काउंट होता है। पपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अपने रिचुअल्स के खिलाफ जाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव करने गए। पपुआ न्यू गिनी में रिचुअल है शाम के 5 बजे के बाद किसी डिप्लोमेट को नहीं बुलाते। हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंचे 8 बजे। इन्होंने दिल जीत लिया लोगों का। कैसे? एक तो 8 बजे रिसीव करने पहुंचे तो पहुंचे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पैर भी छू लिए। क्यों? अब तुम सोचोगे सर ये कैसे हुआ? भाई हमने ही तो बसाया है। 70-80% इंडियंस रहते हैं यहां पर, हम कहां नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, हम केवल भारत में नहीं है। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? इतना बढ़ो, इतना कि ये अर्थ भारत के नाम से जाने। और कितना बढ़ो करियर में नहीं, बढ़िया तो करो उसमें, पॉपुलेशन में बढ़ो। इसको यूपी ने थोड़ा सा सीरियसली ले रखा है। बस यूपी को उत्तराखंड दे दो आप, एक बार दोबारा वापस दे दो, फिर तुम्हें देखो ऐसे पॉपुलेशन ट्री बनाएगा यूपी उसके पेड़ों के ऊपर। देखो मैं खुद यूपी से हूं, तुम सोचो कि साले ज्यादा बोल रहे यूपी के बारे में।
तो अब आगे चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें। पॉपुलेशन तो नाम भी नहीं मन कर रहा मेरा तुम्हें लिखवाऊं, पॉपुलेशन लिखो ऑस्ट्रेलिया की, आगे लिखोगे बेटा, पहले पॉपुलेशन लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। 8.6 मिलियन, सॉरी पॉपुलेशन 40 मिलियन। मैं कहता हूँ बिल्कुल मजा भी नहीं आ रहा लिखने में। सोचो यूपी कैसे हंसता होगा पेनेट्स एवरी टाइम, ये है यूपी का ट्रेंड। इसके बाद आगे चल रहे हैं, एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया बेटा 8.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑस्ट्रेलिया का 8.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, 8.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट जो है, इसकी पीक जो है, पीक 8.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। मैम 22 कंट्रीज है, आगे पॉइंट में आएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं जी हाईएस्ट पीक के बारे में। ये अपन देखने गए थे 2019 में, वेरी वेरी ब्यूटीफुल भाई साहब, ऐसी सीनिक ब्यूटी है ऑस्ट्रेलिया की कि एक बार तो मन करता है कि बस पासपोर्ट पाड़ के यही रह लो, मतलब भीख ही मांग लेंगे। हम एक बार सोचते हैं भाई इंडियंस बाहर जाने के बाद कि यहां रह लेते हैं। पीक का नाम भी बहुत अच्छा है, पीक का नाम है केसीयूस्को, पीक का नाम है हाँ केसीयूस्को। इसकी स्पेलिंग बताओ, अपना घर नाम तुम कर दूंगा तुम्हारे। केसीयूस्को, हाँ क्यू ई है बस मैम, ठीक है लिखो। KOS CIU KOSCIU SZKO। केसियस को बोलते हैं ये लोग। हम भी 2-3 मिनट लगे हमें प्रोनाउंसिएट करने में उधर, फिर हमने अपने टैक्सी ड्राइवर से पूछ लिया। बड़ा बढ़िया बढ़िया रहा। अपन हमने टैक्सी बुलाई, देखो हमारे तो भी इंडिया में ट्रेंडी है, टैक्सी बुलाओ और घुस जाओ। तो हमने टैक्सी बुलाई, अपन थे 7-8, अपन घुस गए। हम घुसे और टैक्सी ड्राइवर बाहर कि नो 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 दिस इज क्राइम। मैं कहा वी कैन मैनेज टू। तो वो इंडियन ही था, उसने बोला भी पागल मरवाओगे तुम, 4 से ऊपर अलाउड नहीं है। मैंने कहा यार बड़े गरीब देश है ये, चलो आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, मैं जहां जहां गया हूं मुझे सब इंडियन ही टकरे हैं आज तक। अपन यहाँ पे तो बोल के चल रहे भाई का काम है वहां पे सेट, भाई की गाड़ी है वहां पर और वो भी रेंट पर, मगर वहां पे टैक्सी ड्राइवर्स भी इंडियन करेंसी में बढ़िया कमा लेते हैं, इंडियन करेंसी में बढ़िया कमा लेते हैं बस। और इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि वहां के खर्चे बहुत ज्यादा है मैम, जितना कमाओगे उतना निकल जाएगा। बट हम तो जाने ही जाते हैं बचाने के लिए। अपन देखो ना, अपन तो प्याज और रोटी बस, सारा पैसा घर भेजना है, मगर कुत्तों वाली जिंदगी है। चलो आगे चलते हैं, कहा थे हम? हाईएस्ट पीक है माउंट केसी उसको। अपनी भाषा में मत देखो ना, केसी उसको है 228 किलोमीटर्स। इसकी हाइट लिख लो 228 मीटर्स। भगवान है डिप्लोमेट। मीटर्स किलोमीटर मत कहता, पार के निकल जाओगे ऊपर। 228 मीटर्स। चलो जी आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने ये रहे। देखो यार ऑस्ट्रेलिया की एक खास चीज आपको बताऊं, पूरा की पूरा ऑस्ट्रेलिया केवल ईस्ट और साउथ, केवल आपको यही पॉपुलेशन दिखेगी, बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट। पूरा की पूरा ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है, केवल ईस्ट और साउथ में आप लोगों को यहां पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है, दैट्स इट। ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन्स को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन चलते हैं इस कॉन्टिनेंट के ईस्ट में। इसको GDR कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलियन माउंटेन्स को। सुना दूं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलियन माउंटेन्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कम हंस रहे हो मैम आज आप, मजा सा नहीं आ रहा, मजानी लाइफ नहीं लग रही आज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आगे क्या रात भर पढ़ रहे थे क्या आप? नहीं,
नींद नहीं आ रही होगी, वो वही सुनना चाह रहे हैं जो वो जो जानते हैं। बोल दो एक बार, शांति पड़ जाएगी थोड़ी सी। ऐसा बोलो कि सीआरपीसी आईपीसी तो खत्म कर दिया तुम्हारी बहन ने, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और ऐसा बोलो हाँ पुअर पीपल, ऐसे 3-4 दिन में सब निपटा लेते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया रनिंग इन द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। माउंटेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया रनिंग इन द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। माउंटेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया रनिंग इन द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। चले आगे। हाँ पी लो, शर्म करो मैम। यहाँ पर मुझे चाय भी नहीं मिल रही। लंच में, अच्छा अच्छा, लंच में तुम्हारा आधे घंटे का ब्रेक है ना? नहीं नहीं, वो गया हुआ है कहीं यार। नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं, इतना नहीं मरा जा रहा मैं। हाँ आगे चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखा दूं। ये कॉन्टिनेंट थोड़ा सा विचित्र है देखने के लिए। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताओगे मुझे कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया कैपिटल? हाँ पर्थ। पर्थ तो सुन लिया मैंने। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। अब क्या बोला तुमने? न्यूजीलैंड? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल एक कंट्री ही बना दी। न्यूजीलैंड मैम कंट्री है। ऑप्शन दे रहा हूँ, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ। अब क्या कहते हैं? नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, आंसर है नन ऑफ द अबव। कैपिटल है कैनबेरा। ठीक है आगे चलिए। चलिए चलिए, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सराउंडिंग आइलैंड्स, इनको आप ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कॉन्टिनेंट में 20 से ऊपर कंट्रीज हैं, 22 कंट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है। बट कैनबेरा, CANABE, BERRA, कैनबेरा। चलिए जी, यहां पर कुछ फेमस गोल्ड माइंस हैं। कालगुरली, कूलीगार्डी, ये माइंस का नाम है। कालगुरली और कूलीगार्डी। मैं हंसते हंसते पहले पानी पी लो। कालगुरली, कूलीगार्डी, ये फेमस गोल्ड माइन है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कुछ शीप रियरर्स रहते हैं, बकरियां चढ़ाते हैं। इनका नाम है जेकारूज। जेकारूज। और जो ये बकरियां पालते हैं ना, ये अपनी बकरियों को मेरिनो कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिनो। मेरिनो शीप्स की वूल मेरिनो वूल कहलाती है। और पूरे दुनिया में पश्मीना के बाद दूसरी सबसे वैल्यूएबल वूल है ये। पश्मीना तो भाई, एक बाल पश्मीना का आपके बाल से 6 गुना थिनर होता है, इसलिए हाथों से बुननी पड़ती है पश्मीना। मशीन में तो बुन ही नहीं सकते आप। 240 घंटे लग जाते हैं हमारे इंडिया में एक नॉर्मल सी पश्मीना को बुनने के लिए, लाइक शॉल बनाने के लिए। मतलब तकरीबन 10 से 12 दिन का समय लगता है। और अगर तुमने डिजाइनिंग करवा दी तो फिर तो तुम टाइम देख ही लो, उसके हिसाब से पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेरिनो वूल वर्ल्ड में पश्मीना के बाद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट वूल है, और ये वूल मेरिनो शीप्स देती हैं। मेरिनो शीप्स को पालने वाले लोग ऑस्ट्रेलिया में जेकारूस कहलाते हैं। हमारे भारत में गुज्जर, वन गुज्जर, ये कम्युनिटीज का नाम है जो इंडिया में ये लोग पालते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं गिब्सन विक्टोरिया। मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 80% ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े डेजर्ट, गिब्सन, विक्टोरिया। ठीक है जी। और उसके बाद न्यूजीलैंड इज कॉल्ड द ब्रिटेन ऑफ साउथ। न्यूजीलैंड एक कंट्री का नाम है, और न्यूजीलैंड का टेम्परेचर, क्लाइमेट आपको बिल्कुल ब्रिटेन के जैसा दिखेगा, इसलिए न्यूजीलैंड को ब्रिटेन ऑफ साउथ कभी कभार कह दिया जाता है। क्या ठंड लग रही है क्या? रिवॉल्विंग करके ऊपर कर दो ना, मुझे भी ठंड लगने दो। मैं बैठा था, मजा बहुत आ रहा था। मतलब पूछो, मैं मुझे पिछले हफ्ते बैठे, मुझे तो चाहिए। हाँ? वही तो प्रॉब्लम। हाँ फीस दो मैम आप, एक एक बार एक ना प्लीज ना, ऐसे नहीं। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट सिटी का नाम है सिडनी।
भाई दुनिया का सबसे अर्बनाइज शहर अगर कहीं पर है ना तो मेलबर्न है। सिटीजनशिप मतलब रहने नहीं देंगे ये लोग आपको वहां पर। सिडनी इज इक्वली गुड, लार्जेस्ट सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। डोमिनेंट लैंग्वेज अच्छा है, सब इंग्लिश बोलते हैं, डोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश है। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं, छोड़ो क्लास के बाद सुनाता हूं। लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लेक आयरे। लेक आयरे लार्जेस्ट लेक है ऑस्ट्रेलिया की, EYRE, लेक आयरे, EYRE। यहां पे लिखा नहीं है ये पॉइंट्स, इसलिए लिखवा रहा हूं। लार्जेस्ट लेक इज लेक आयरे। लॉन्गेस्ट रिवर, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर, नाम है इसका मुरे डार्लिंग। मुरे डार्लिंग रिवर, मुरे डार्लिंग 2508 किलोमीटर्स, 2508 किलोमीटर्स मुरे डार्लिंग का लेंथ है, 2508 किलोमीटर्स। आप लोगों ने कभी कोरल रीफ का नाम सुना है? कोरल है ना? हाँ, दुनिया में सबसे बड़ी और बहुत बड़ी मात्रा में कोरल रीफ्स आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। अरे सब कुछ ही दिखा दे, पीछे नहीं हो रहा। देखो यार, यहां पर आप लोगों को कोरल रीफ्स बहुत देखने को मिलती हैं, और ये पूरा इलाका ऐसा लगता है किसी ने ऑस्ट्रेलिया को बाइट मार दिया, और इसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट किसको बोलते हैं? लैंड का वो इलाका जो तीन तरफ से, सॉरी, पानी का वो इलाका जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हो। इनके चार नाम होते हैं। देखो यार, सबसे पहले होता है क्रीक, फिर थोड़ा बड़ा हो क्रीक से तो हो जाता है बे, और बहुत ज्यादा बड़ा हो तो हो जाता है बाइट। ठीक है, और अगर ये क्रीक और बे के बीच की बात हो तो उसको आप गल्फ कहते हैं। तो क्रीक, गल्फ, बे, बाइट एक ही चीज है। क्या है सर? पानी का वो हिस्सा जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हो, यहां पर भी लैंड, इधर भी लैंड, यहां भी लैंड। तो पानी के उस हिस्से को डिपेंडिंग अपॉन साइज आप ये चारों नाम दे सकते हो। अब इंडिया में देख लो बहुत सारी चीजें, जैसे इंडिया में ऑस्ट्रेलिया नहीं, गुजरात के ऊपर है सर क्रीक। सर क्रीक क्या है? छोटा सा क्रैक है ऐसे, जहां से पानी अंदर आ जाता है। और सर क्रीक क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक सीन है? क्योंकि उस छोटे से क्रैक में मछलियां बहुत मिलती है। अब पाकिस्तानियों के पास तो प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि मान के चलो ये है सर क्रीक, ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया, मछलियां बहुत मिलती है। तो प्रॉब्लम क्या? हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना ली है भाई, पूरा की पूरा ओवरलुक, पूरा सुपरवाइजन करते हैं हम लोग। पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं तो बनाएगा कैसे? तो पाकिस्तानी मछुआरों को धर लेते हैं हम, जैसे ही वो इंडियन टेरिटरी में आते हैं बस वैसे ही गए। उनकी मछलियां तो हमारी होगी, वो भी हमारे हो गए। तो ये प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कभी देखना मेंशन करके, आपको गूगल पे मिलेगा। क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, चार चीजें एक जैसी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बाइट अगर पूछा जाए ना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। फेमस फॉर व्हाट? फेमस फॉर कोरल रीफ्स। ऑस्ट्रेलियन बाइट लिखा हुआ जी नीचे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। मैम यहां पर क्रूज चलता है, मेलबोर्न से पर्थ लेके जाता है आपको, और ये पूरा की पूरा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के दर्शन दिखाएगा। बढ़िया, बस मत कभी जाना मत। मैम आपको बाहर डेक पे निकलने नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्या क्रूज में सबके साथ रूल यही है। और क्योंकि इंडियंस है, हमें चाहिए सस्ता कमरा। हाइट वाले कमरे तो तुम्हारी बिल्कुल प्रॉपर्टी साथ में लेके जाएं, ये कमरे देते हैं बिल्कुल पानी के नीचे अंडरग्राउंड, तो उसमें वैसे मजा नहीं आता। कहने के लिए क्रूज है बस। सारे इंडियन तुम्हें वही मिलेंगे, सब स्टैंडर्ड कमरे, बिल्कुल छपरी स्टाइल कमरे हैं। कहने के लिए क्रूज है बस। एक ट्रेन का कंपार्टमेंट नहीं होता फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास जो एसी का कंपार्टमेंट है, उतने उतने कमरे बना देते हैं ये लोग, बस रहो। और बेड्स ऊपर नीचे। मैम एक्सपेंसिव इतना नहीं है ना, हम लोगों के लिए तो ठीक ठाक ही पड़ता है। एक्सपेंसिव तो देखो वो अंबानी टाइप के लोग अफोर्ड कर पाए तो कर पाए। फिलहाल तो ये क्रूज है। और ऐसा ही ना क्रूज, अगर क्रूज करना ही हो तो गंगा क्रूज चलता है, अगर कभी जाने का मन करे। वाराणसी से आप पकड़ेंगे गंगा क्रूज एंड इट विल टेक यू टू असम, तो वाया बांग्लादेश।
हाँ पूरा 5 to 7 लाख रुपीज है, बट इट इज अ कंप्लीट टूर ऑफ 30-35 डेज, तो बड़ा है। हाँ सही में अच्छा है। और अगर उससे भी अच्छा करना हो तो वी हैव नाउ मुंबई क्रूज, बस ओवरनाइट। मैं मुंबई क्रूज में तो गया हूं मैं ओवरनाइट, इसमें भी नहीं गया हूं मैं, बस सुना सुना सा है। मुंबई क्रूज इज वेरी गुड, ओवरनाइट जर्नी है मुंबई टू गोवा, वेरी वेरी लेविश, मस्त, और टिकट बहुत सस्ती है, 10,000 रुपए अरे पर पर्सन, इजीली अफोर्डेबल। जिसने कभी क्रूज ना देखा हो तो यू गाइस कैन गो, ठीक है। घूमने से पहले कांटेक्ट में, मैं बिल्कुल भी ट्रेवल एजेंसी नहीं चलाता हूं, आगे चल रहा हूं। खत्म हो गया बेटा आप लोगों का यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट मेरा रह गया है, वो एक बार लिख लेते हैं। अंटार्कटिका इज अ नो मैन्स लैंड। अंटार्कटिका के बारे में 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं एरिया के बारे में बात कर लेता हूं। एरिया लिख लीजिए 14,000,000 किलोमीटर स्क्वायर, 14,000,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये अंटार्कटिका है। इज अ नो मैन्स लैंड, ये भी लिख लीजिए, नो मैन्स कॉन्टिनेंट। किसी कंट्री का यहां पर कोई कब्जा नहीं है। सर वो आए वहां से नोएडा, नहीं नोएडा नहीं, लखनऊ से आए, एमिटी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं एक और स्टूडेंट है। आगे बात करते हैं। पॉपुलेशन तो है ही नहीं, देखे तो जो कंट्रीज है वो भी नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट लिख लीजिए अंटार्कटिका का। हाईएस्ट पॉइंट का नाम है विंसन मैसिफ, VINSON, विंसन मैसिफ, MASSIF, विंसन मैसिफ इज द हाईएस्ट पॉइंट। अगर कोई पूछे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो उसके बिल्कुल नीचे देना, एक कान के नीचे, कि पूरा कॉन्टिनेंट जमा हुआ है, पानी तेरे पापा लेकर आएंगे, तो बिल्कुल रिवर है ही नहीं, फ्रोजन लैंड है, सब ग्लेशियर ही ग्लेशियर दिख रहे हैं। हाँ लार्जेस्ट सिटी है। अब सर आप बोलेंगे कॉन्टिनेंट में सर कंट्रीज तो है नहीं, सिटी कहां से बना ली? हाँ सिटी नहीं है एक्चुअली में, ये है स्टेशन, रिसर्च स्टेशन बना लेते। हमारे 3 है, इंडिया के 3 रिसर्च, जहां पे जमीन घेरने की बात आ जाए, तुम तो भाई साहब पता ही है तुम्हें। हाँ, और चौथा अब बन रहा है, हमने कहा एक और बना ले यार, भले रिसर्च कुछ ना हो रही हो, हमें चाहिए जमीन। ठीक है, आओ एक बार देख लेते हैं। तो बिल्कुल जा सकते हैं मैम, आपको लेके जाएगा, ये भी बता दूं कौन लेके जाएगा। लास्ट कंट्री इज अर्जेंटीना से क्रूज निकलते हैं, और एक नॉर्वेजियन कंपनी है वो भी लेकर जाती है। अंटार्कटिका जाने के लिए यू डोंट नीड एनी वीजा, हाँ कोई वीजा नहीं चाहिए। हाँ मगर अगर आपको इंडियन कंपनी, अभी तो कोई है नहीं जो आपको अंटार्कटिका लेके जाए, तो आपको ना फॉरेन कंट्री से ही होकर अंटार्कटिका पहुंचना पड़ेगा। तो जिस कंट्री में आप जाओगे ना, वहां का वीजा परमिशन चाहिए होता है। अंटार्कटिका के लिए ऐसा यू डोंट हैव एनी वीजा, फ्लाइट्स तो होती नहीं है, तो पूरी जर्नी ही आपकी शिप से होगी, तो वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पेंगुइन्स देखो तो एक मेरे लिए ले आना, बैग में डाल के। सील्स आपको देखने को मिलेगी, पेंगुइन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ ये सब चीजें यही है वहां पर। और अच्छा अंटार्कटिका में जब वो खाओगे क्या, सबसे अगर तो पूरा पैकेज बुक करा के गए हो तो फिर तो सब कुछ मिलेगा, पर अगर तुम टपक गए हो तो वहां के रहने वाले लोग क्या खाते हैं, तो यहां पे लिख लीजिए स्टेपल डाइट अंटार्कटिका में क्रील फिश, KRILL, क्रील फिश यहां पे सबसे ज्यादा खाई जाती है, लाइक मेजर डाइट है ये क्रील फिश, KRILL। हाँ लार्जेस्ट सिटी मैंने नहीं बताया, नाम लिख लीजिए, नाम है मैकमुर्डो स्टेशन, मैकमुर्डो स्टेशन लार्जेस्ट सिटी, एक तरीके से सिटी के रूप में डेवलप हो रखा है। चलो जी अब बात करते हैं भाई इंडिया के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, तो लिख लीजिए इंडिया इज हैविंग 3 रिसर्च स्टेशंस ओवर अंटार्कटिका। इंडिया इज हैविंग 3 रिसर्च स्टेशंस ओवर अंटार्कटिका, भारत के 3 है। और कौन कौन से 3 रिसर्च स्टेशन? सबसे पहला हम लोगों ने बनाया था मैत्री, MAITRI, सबसे पहला है मैत्री, नहीं सबसे पहला, अभी आप लिख लो मैं बाद में बता दूंगा।
मैत्री के बाद लिखो भारती। भारती वैसे सबसे पहला है, सबसे पहला रिसर्च स्टेशन हमारा भारती था। सब ठीक कर लेंगे। हाँ, इसको ठीक कर सकते हो तो कर लो मैम। ये जो मैत्री है ये सबसे लास्ट में बना है, मैत्री थर्ड है। तो सबसे पहला भारती और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। सेकंड इज दक्षिण गंगोत्री, थर्ड इज मैत्री। सेकंड है ना? सेकंड दक्षिण गंगोत्री। सर रिवर नहीं है तो फिश कैसे रहती है वहाँ? फिर मैम पानी ओशन पैसिफिक ओशन तो है ना। अच्छा क्वेश्चन तो दिमाग तो काफी लगाया आपने मैम, जो सही हो, तुम जुडिशरी के लिए बने हो सब। भगवान करे एक बार रीजनिंग और आ जाए तुम्हारे पेपरों में। रीजनिंग तो जज के लिए बहुत जरूरी होती है भाई। एक बार तो बड़ी मैथ्स वगैरह लग गई। तो सर वो रीजनिंग पढ़ना होती है जो जरूरी है हमारे लिए। चलिए अंटार्कटिका, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई साइज के हिसाब से अंटार्कटिका कौन से नंबर पर आता है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का। दुनिया का साउथ पोल अंटार्कटिका के ऊपर ही है। फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, फिफ्थ लार्जेस्ट। साउथ पोल आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। चलिए जी, अंटार्कटिका के बारे में आई थिंक इतना बहुत है। माउंट, ये विंसन मैसिव पर क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बता दिया। अंटार्कटिका वैसे आपको बता दूं, दुनिया की 75% बर्फ अंटार्कटिका में है। ऑल यू नीड अल्कोहल। 70% फ्रेश वाटर यहां पर है। कुछ नहीं, आई सेड 75% दुनिया का आइस यहां पर है, 70% फ्रेश वाटर यहां पर है। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। व्हाइट कॉन्टिनेंट, फ्रोजन कॉन्टिनेंट, जो मर्जी बोल लो। अच्छा, हिस्टोरिकली एक वर्ड इस कॉन्टिनेंट के लिए इस्तेमाल होता था और उस वर्ड का वैसे तो मतलब यह है कि अनडिस्कवर्ड सदर्न कॉन्टिनेंट। वर्ड का मतलब इंग्लिश में है अनडिस्कवर्ड सदर्न कॉन्टिनेंट। वैसे इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकली एक वर्ड यूज होता है, एक सेंटेंस समझ लीजिए। नाम है टेरा ऑस्ट्रालिस। अगर पूछ ले तो बता देना, टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा। इनकॉग्निटा याद आ रहा है? क्रोम में होता है। हाँ, जिसको पता है मैं समझ रहा हूं। टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा, इसका मतलब है अनडिस्कवर्ड, अनडिस्कवर्ड सदर्न कॉन्टिनेंट। ये हिस्टोरिकली वर्ड अंटार्कटिका के लिए इस्तेमाल होता है। सर डोमिनेंट लैंग्वेज हिंदी बेटा नहीं, हिंदी लैंग्वेज है ही नहीं। लैंग्वेज तो यहां पे कोई है ही नहीं। हाँ, रीजनिंग से दिक्कत नहीं है तुम लोगों को, मैथ से होगी। मैथ से तो सही में होगी, मैथ से तो मुझे आज तक है। इंजीनियरिंग वाले मैथ्स अच्छा कर लेते हैं। आप लोगों की क्या वैसे ग्रेजुएशन किस किस से हुई है? सब एलएलबी वाले? स्टार्टिंग से ही पता था कि जाना जुडिशरी में, या कुछ आप में से ऐसे भी है कि पहले ग्रेजुएशन किसी और में करी फिर करी एलएलबी? ऐसा कोई तो नहीं है? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूं मैं। जनरली चक्षु बाद में खुलते हैं ना कि ओहो मैं तो वकील बनने लायक हूं। चलिए जी, अब यहां पर आपको बता दूं, दिसंबर से फरवरी अंटार्कटिका में दिन रहता है। दिसंबर से फरवरी कंटिन्यूस दिन, विदाउट नाइट। दिसंबर से फरवरी, तो जाओ तो प्लान करके जाना, तुम्हें बता दिया मैंने। फिर मार्च से सितंबर पूरी डार्कनेस रहेगी, पूरी डार्कनेस। तो जनरली जाने का समय अंटार्कटिका में दिसंबर से फरवरी होता है, अगर टूरिस्ट आते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मार्च के खत्म होते होते सितंबर तक तो यहां पर क्लोक्ड डार्कनेस, बिल्कुल काला, और बीच के बचे जो दिन है वहां पर थोड़ी थोड़ी शाम जैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो डे लाइट है और बिल्कुल वो है जो नाइट है। मैम होराइजन के ऊपर है ना, तो सन सेट होता दिखेगा ही नहीं आपको। होराइजन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं ना आपको। ये देखो, ये अर्थ है। वो तो मैम घड़ी, ऑफ कोर्स गूगल बाबा जय। ये आपके पास सन हो गया। अब अर्थ का अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना, अर्थ किसी भी शेप में घूम जाए, ये वाले पोर्शन में तो दिन ही रहेगा ना, यहां पे तो कभी रात होगी नहीं।
और जब यहां पे दिन होगा तो यहां पे पूरी पूरी रात होगी, क्योंकि बहुत पीछे चला गया। अब अर्थ को ऐसे इमेजिन करो, तो फिर यहां पे दिन और यहां पे पूरी रात। होराइजन पर तो दिन कभी रात होता ही नहीं ना। ये इस वजह से प्रॉब्लम होती है। जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पर इसलिए कुछ दिन, मतलब कुछ महीने रात कुछ महीने दिन, ये काम चलते रहते हैं। आइसलैंड नहीं, नॉर्वे ऊपर दिखता है, उसमें ऊपर ब्लू लाइट्स दिखती हैं। हाँ, ऑरोरा कहते हैं उसको। आगे चलते हैं जी। 24 आवर्स डे लाइट, विंटर मंथ्स मैंने आप लोगों को बता दिए, अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट। चलिए खत्म खत्म, और कुछ नहीं लिखना। अब एक बार जल्दी से स्लाइड देख लो। अच्छा, लार्जेस्ट वो लिख लिया आप लोगों ने, लेक, अंटार्कटिका की लार्जेस्ट लेक लिख ली, जमी हुई है, पूरी जमी हुई है, लिख ली? नाम लिख लो, लेक वॉस्टॉक। लार्जेस्ट लेक ऑफ अंटार्कटिका, लेक वॉस्टॉक। ये लार्जेस्ट लेक है अंटार्कटिका की। अच्छा, आपने बीबीए फिर एमबीए फिर एलएल, ओ भाई साहब। चलो अब एक बार मेरी स्लाइड देख लो। ऑस्ट्रेलिया देखो मैम, ये है कैनबेरा, देख रहे हो, ये सिडनी से नीचे है कैनबेरा। चलो अब आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज वैसे जेम्स कुक ने करी थी 1770 में, नाम लिखा हुआ पीछे भी है। ठीक है, अब आगे मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पे सारे मेरे पास टेबल है, वो टेबल एक बार देख लेना आप। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कभी मार नहीं खाओगे, कुछ 20-25 टेबल है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आ गया। सेकंड टेबल में इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है आपके पास। फिर है मेन वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर मेन आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड और कहां पे लोकेशन है। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में यूएसए जापान का बहुत नाम है। शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जापान स्वीडन की आपको देखने को मिलेगी। इंडिया केवल कॉटन टेक्सटाइल में ही देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। दीज आर द मेन ट्राइब्स, ये अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेड इंडियंस यूएसए कनाडा में रहते हैं। एस्किमोज, आप लोग अंटार्कटिका में जरूर बोलते हैं इसका नाम, बट नहीं, एस्किमोज आपको ग्रीनलैंड और कनाडा में ही देखने को मिलेंगे। मसाई ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पिछली बार, केनिया में रहती है, ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो ये कुछ ट्राइब्स है। आगे बात करते हैं। दीज आर द मेन वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे अगर कोई लिथोफाइट है, आइग्रोफाइट है, ट्रोपोफाइट, हाइड्रोफाइट, क्या होते हैं, प्लांट्स के 4 प्रकार है, एक बार पढ़ लेना। मेन कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये कैनाल्स कौन कौन से सी को जोड़ती है, ये तो पूरा याद करके जाना यार। जैसे सुएज कैनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, पनामा कैनाल अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, और अटलांटिक ओशन का भी एक ओशन है कैरिबियन सी। ठीक है, उसके बाद कील कैनाल नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से, सू कैनाल सुपीरियर लेक को हुरान लेक से, एरी कैनाल एरी और ओंटारियो लेक्स को जोड़ती है आपस में। दीज आर द कैनाल्स। फिर है मेन ओशंस ऑफ द वर्ल्ड और उनके डीपेस्ट पॉइंट। दीज आर द स्ट्रेट्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, जैसे मलाका स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, युकातन स्ट्रेट, टॉरिस स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, डोविड स्ट्रेट। कहां पर है, किस किस को जोड़ती है, प्लीज एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होते हैं, घूम घूम के खेती करना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इंडिया में झूम कहते हैं इसे, ठीक है, और वियतनाम में रे कहते हैं, श्रीलंका में इसको चेन्ना कहते हैं, जावा, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत है, मलेशिया की और श्रीलंका की, चेंज कर लेना। मलेशिया में इसको लादांग कहते हैं, रोका कहते हैं इसको ब्राजील में, कुनुकू वेनेजुएला में, मिल्पा यकटान ग्वांतमला में, तावी कहते हैं इसको मलागासी में। तो कुछ सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है। इसके बाद आगे बात करते हैं। दीज आर द जोग्राफिकल सोब्रिक्यो। सोब्रिक्यो का मतलब निकनेम होता है। इजिप्ट को कहते हैं बून ऑफ द नाइल रिवर, ठीक है। फिर वेनिस को कहते हैं क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। स्कॉटलैंड इज कॉल्ड लेक ऑफ केक्स, सॉरी लैंड ऑफ केक्स। फ्रांस इज कॉल्ड लैंड ऑफ ब्यूटी क्वींस। फिनलैंड कहते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसको देख लेना एक बार। श्रीलंका को कहते हैं पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। खत्म, बस वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म। कल से इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो ये निकनेम सारा इंडिया का भी फैलेगा। मैं वो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये वर्ल्ड थी इसलिए नहीं पढ़ाया।